हेलो नमस्कार, मैं आपका अपना अमित कुमार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड है वो कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। बात करें इसके क्वेश्चंस के बारे में, तो चैप्टर में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो तो अपन करने ही वाले हैं, साथ ही मैंने आप लोगों के लिए एडिशनल क्वेश्चन वो बड़े शानदार तैयार कर रखे हैं, तो उनको भी अपन पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा बात करें अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस के बारे में यानी पैराग्राफ्स के बारे में, तो मैंने प्रत्येक पैराग्राफ में से आप लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने तैयार किए हैं। साथ ही बात करें अपने वोकैब पार्ट की, तो वो भी मैंने इसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स वो तैयार कर रखे हैं। तो आपको ये वीडियो बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना है, क्योंकि पैराग्राफ से क्वेश्चन आंसर है वो बीच में आने वाले हैं, तो ये वीडियो बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना है, फिर आपको इस चैप्टर में कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब अपना ये जो टॉपिक है, अपना जो चैप्टर है वो शुरू करें इससे पहले जो अपने बीएससीआर में जो सिलेबस जारी किया है 2025-26 के लिए, पहले उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि जो सिलेबस जारी किया है उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है, वो बदलाव आपको पता होना जरूरी है। तो थोड़ा सा पहले अपन इस जो अपना सिलेबस जारी किया है बीएससीआर ने उसके बारे में अपन थोड़ी सी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद अपना चैप्टर तो कंप्लीट करना ही है, आज ही के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, चिंता मत करो। अब देखो बात करते हैं अपने इस चैप्टर के, अपना जो सिलेबस जारी किया है इसके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। देखो आपको ये तो पता ही है कि आपके पास ये टाइमिंग है, ये इतना ही 80 मार्क्स है, 20 आपके सेशनल मार्क्स होते हैं। अब ये जो 80 मार्क्स है आप लोगों के पास यहाँ पे, ये जो 80 मार्क्स है इनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है वो मैं बता देता हूँ। देखो रीडिंग है, रीडिंग पार्ट आएगा, ये मैं बताने वाला हूँ। राइटिंग पार्ट आएगा, ग्रामर पार्ट आएगा, टेक्स्ट बुक आएगी और सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक आएगी, ये आपके पास है। इसमें बात करें रीडिंग तो वो आएगी आप लोगों के पास 16 नंबर की। अगर मैं बात करूँ आपके पास क्या जो राइटिंग वर्क है वो आपके पास आएगा 12 नंबर का, ग्रामर पार्ट वो आएगा आपके पास 10 नंबर का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो ग्रामर पार्ट है इसमें कुछ बदलाव है, इसके अलावा सप्लीमेंट्री रीडिंग में भी थोड़ा सा बदलाव है, वो सारा मैं बताने वाला हूँ, चिंता मत करो। आपको बोर्ड के अनुसार हर चीज बताने वाला हूँ। अगर मैं बात करूँ अपनी फर्स्ट फ्लाइट की, ये जो बुक है बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए। इस बुक से आपके पास 30 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। इतना मत सोचो रहे कि क्वेश्चंस आएंगे, नहीं, चिंता मत करो, मैं बता रहा हूँ। फुटप्रिंट विदाउट फिट जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक रीडिंग होती है उसमें आपके पास 12 नंबर की मार्क्स आने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आगे आपके पास ये थोड़ा सा समझा देता हूँ कि रीडिंग पार्ट में क्या आएगा। तो रीडिंग पार्ट में आपके पास आएगा 2 अनसीन पैसेज होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? 2 अनसीन पैसेज होंगे, जिसमें से अपने पास क्या क्या है। पहला जो अनसीन पैसेज होगा वो आपके पास अपने 150 मार्क्स का होगा। इसके अलावा बात करें तो ये 8 नंबर का होगा। इस पैराग्राफ में जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके से करने हैं, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है भाई, ये आपके पास होंगे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे भाई। ये क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिनको अपन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। तो ये बहुत ही सरल है, लेकिन इन 8 क्वेश्चंस में से आपके पास 2 जो क्वेश्चन है वो होने वाले हैं वोकैब पार्ट से। तो आपको वोकैब पार्ट तो बड़ा टफ लगता है, तो मैं इस चैप्टर के सारे वोकैब जितने भी आने वाले हैं ना वो मैंने तैयार कर रखे हैं, चिंता मत करो। प्रत्येक चैप्टर में से जितने भी वोकैब पार्ट बनते हैं, यानी कहने का मतलब जितने भी सिनोनिम्स बनते हैं, जितने भी एंटोनिम्स बनते हैं, वो सारे मैंने तैयार कर रखे हैं, चिंता मत करो। इसके बाद वन टेस्टिंग नॉलेज बाकी है अपने पास क्वेश्चंस है वो देख लेना, इसकी पीडीएफ भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है। बात करें अपने दूसरे पैराग्राफ के बारे में, तो दूसरा पैराग्राफ है वो भी आपके पास 8 नंबर का आने वाला है। तो फिर इसमें क्या है, इसमें आपके पास जो 8 क्वेश्चन आएंगे वो वेरी शॉर्ट टाइप आंसर आएंगे, यानी जिसको अपन एक लाइन के आंसर्स कहते हैं वैसे आने वाला है। तो इसमें भी ज्यादा चिंता नहीं है, ये भी मैंने यानी प्रत्येक चैप्टर में से जैसे ये चैप्टर पढ़ेंगे ना तो इस चैप्टर में आप देखना ना जो पैराग्राफ मैंने तैयार किए उनके क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बाकी सारे जो 2 क्वेश्चन है इसमें भी आपके पास क्या आने वाले हैं, ये वोकैब से संबंधित आने वाले हैं। तो मैंने भी आपके पैराग्राफ से वोकैब पार्ट तैयार कर रखा है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट आता है आपके पास राइटिंग वर्क। अगर राइटिंग वर्क की बात करें तो इसमें क्या क्या आने वाला है, देखो लेटर है वो आ सकता है। लेटर में कौन कौन से, पर्सनल और ईमेल, बस ये 2 चीजें हैं। इन दोनों में से 2 आएंगे अथवा में आएगा।
एक ईमेल है, एक लेटर है। लेटर में क्या है, फ्रेंड्स को हो सकता है, रिलेटिव्स को हो सकता है, मेंबर्स ऑफ फैमिली, पर्सनल लेटर ही आएगा। आपके पास जो अपने ऑफिशियल लेटर वो नहीं आने वाले हैं। तो पर्सनल लेटर मैंने बहुत शानदार तरीके से तैयार कर रखी है, अगर वो क्लास में देखिए तो वो देखना, आगे भी करवाने वाला हूँ। बात करें ईमेल के बारे में, तो ईमेल आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है, अपने दोस्त को भेज सकता है, अपने माता पिता को भेज सकता है, अपने स्कूल में भेज सकता है, अपने किसी ऑफिस में भेज सकता है। तो देखो यहाँ पे फैमिली के लिए है, फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल, मैंने बताया ना, ईमेल किसी को भी भिजवाया जा सकता है, लेटर केवल इनमें से आएगा। इसके बाद द एडिटर्स ऑफ द न्यूज़पेपर्स, बता दें ना, ऑफिस न्यूज़पेपर एडिटर यानी एडिटर को लेटर है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा बात करें मैगजीन, इसके अलावा बात करें टीचर्स है, प्रिंसिपल एंड सो ऑन, ये अपने पास है ईमेल है, किसी भी क्षेत्र में भिजवाया जा सकता है भाई, ये चिंता मत करो आप लोग। इसके अलावा अगर बात करें अपने, तो आपके पास राइटिंग वर्क में आने वाली एक कहानी। अब ये कहानी के बारे में छोटी सी बात बता देता हूँ, ये जो शॉर्ट स्टोरी आने वाली है, इस शॉर्ट स्टोरी का तो अपने पास टाइटल नहीं दिया हुआ होगा भाई, है ना, केवल आउटलाइन दी हुई होगी। आउटलाइन का मतलब आपको कुछ एक पंक्तियां दी हुई होंगी डेस्क करके, है ना, तो उसमें पहचानना है कि कहानी किसके बारे में, चिंता मत करो, पहचान कर लोगे, मैं बताऊंगा आप लोगों को। इसके बाद में बात करें तो आएगा एक शॉर्ट राइटिंग पैराग्राफ, यानी एक छोटा सा पैराग्राफ आएगा जिसमें आपको पैराग्राफ बेस्ड ऑन द वर्बल और विजुअल स्टिमुलस विथ इंटरनल चॉइस इन अबाउट 100 वर्ड्स, यानी 100 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है, सीधी सी बात ये। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ मैंने पहले भी करवाए थे, मैंने जो पैराग्राफ करवाए थे, ईमेल करवाई थी, उनसे बाहर कुछ नहीं है। अगर यकीन नहीं हो तो मेरा जो क्लास मैंने अपलोड कर रखी है उसमें जाके देख लेना और आपके बोर्ड पेपर में देख लेना। अब बात करते हैं ग्रामर पार्ट के बारे में। इसमें जो बदलाव हुआ है वो आपको जानना जरूरी है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्यों, क्योंकि इसमें आपके पास क्या है कि आपके पास क्वेश्चन जो आएंगे, टॉपिक आएंगे, वो कौन कौन से हैं, टेंसेज है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, क्लोजेस है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड रिपोर्टेड स्पीच है। अब पहले तो क्या है कि जो टेंस पार्ट था ये तो 4 नंबर का ही था आप लोगों के पास, लेकिन ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये 2 नंबर का कर दिया, ये आपके पास क्लोजेस है ये 2 नंबर का कर दिया। पहले ये था नहीं भी, है ना, अभी जोड़ा है लास्ट ईयर से। इसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये पहले 2 नंबर के आते थे, अब की बार ये कर दिया 1 नंबर का, तो एक ही क्वेश्चन आने वाला है। ये भी पहले आपके पास 2 नंबर के आते थे, लेकिन इसको भी अब 1 नंबर का कर दिया है। तो ये थोड़ा सा चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लासेस पहले भी अपलोड हो चुकी है, अभी भी होने वाली है, टेंसेस की मैंने अपलोड कर रखी है, बिल्कुल ही शानदार। अपने पास प्रत्येक टेंस का मैंने डिटेल से, और उसके बाद उसकी एमसीक्यूज अपलोड कर रखी है। एमसीक्यूज मतलब क्वेश्चन आंसर है। हाँ, अब बात करते हैं कि आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है टेक्स्ट बुक का। अब ये जो टेक्स्ट बुक है इसमें से क्या क्या आने वाला है वो मैं बता देता हूँ। देखो टेक्स्ट बुक में सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट फ्लाइट के बारे में। जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है इसमें से क्या क्या आने वाला है, तो मैंने बताया था ना कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए। इसमें बात करें तो दो 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन्स इंक्लूड इन द टेक्स्ट बुक, यानी 2 पैराग्राफ आने वाले हैं, उनमें से एक करना है। पैराग्राफ में आपके पास क्या है, ये 150 शब्द का होने वाला है, शब्द का होने वाला है। इसमें से आपके पास क्वेश्चंस क्या है, 6 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कहने का मतलब जो पैराग्राफ है उसमें 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। 6 में से आपके पास 4 तो मल्टीपल चॉइस के आने वाले हैं, यानी 4 तो एबीसीडी है जिसको आप कहते हो वो आने वाले हैं। और फिर समस्या आ जाती है कि 2 जो क्वेश्चन है वो आपके पास क्या है, 100 टाइप आंसर आने वाले हैं। तो ये हो गया आपके पास 6 क्वेश्चन, 6 नंबर के हो गए, 4 मल्टीपल चॉइस के हो गए और 2 शॉर्ट टाइप आंसर हो गए। इसमें से आपके पास क्या वोकैब से संबंधित भी हो सकता है। इसके बाद में बात करें और क्या आने वाला है, तो 3 शॉर्ट आंसर आने वाले हैं भाई, क्वेश्चंस आउट ऑफ 4, यानी 4 क्वेश्चंस होंगे जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। और वो कितने नंबर के आने वाले हैं, वो 2 प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होने वाला है, 6 नंबर का ये होने वाला है। छोटे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैंने तैयार कर रखे हैं। इसके बाद में बात करें तो 1 लॉन्ग आंसर आने वाला है, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एक्स्ट्रापोलेटिव इन द नेचर बेस्ड ऑन एनी वन ऑफ द प्रोज लेसन इन एक्सक्लूडिंग ड्रामा टेक्स्ट, यानी एक्सक्लूडिंग यानी ड्रामा को छोड़ते हुए भी, या द टेक्स्ट बुक टू बी आंसर्ड इन द 60 वर्ड्स। 60 वर्ड्स का जो क्वेश्चन आएगा उसको आपको कितने नंबर का होने वाला है, 3 नंबर का होने वाला है। इसके बाद बात करें 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर्स, ये जो क्वेश्चन है इसमें से जो बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, ये जो है ना 2 में से 1 करना है आप लोगों को।
ये आपके पास ड्रामा पे बेस्ड होने वाला है और ये भी आपके पास 3 नंबर का होने वाला है, ये 3 नंबर का होने वाला है। अब बात करते हैं फर्स्ट फ्लाइट पोइट्री के बारे में। पोइट्री के बारे में बात करें तो क्या आने वाला है, इसमें से भी एक स्टंजा आने वाला है जिसमें से आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं 1 out of 2 extracts from the poem prescribed to test comprehension and appreciation with 1 multiple choice questions and 2 short answer type questions। यानी कहने का मतलब है उसमें से आपके पास एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाला है, एक तो वो एबीसीडी का होगा और 2 क्वेश्चन है वो शॉर्ट टाइप आंसर आने वाले हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भी। इसके बाद में बात करें आपके पास 2 out of 3 यानी 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 दिए हुए होंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सभी, इनके आपके पास क्या है 2 करने हैं तो ये 4 नंबर के होंगे। एक लॉन्ग टाइप आएगा, इसमें आपका ये 3 नंबर का होने वाला है, 60 वर्ड्स में इसका आंसर देने वाला है, इनके आपको 20 से 30 शब्दों में देने होते हैं, तो कोई ज्यादा टफ नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट के बारे में। हाँ सर, इसके बारे में बता देते हैं। देखो फुटप्रिंट विदाउट फीट की बात करें तो ये कोई ज्यादा नहीं है, 12 नंबर की है, लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो बड़ी शानदार लगी मुझे। इसमें से देखो 1 आपको 2 तो अपने पास क्या है 1 out of 2 लॉन्ग आंसर्स, 2 में से 1 करना है और वो आपके पास 3 नंबर का होने वाला है, तो ये कर दोगे आप लोग, मुझे पता है। इसके बाद में 2 out of 3 शॉर्ट, ये 2 है क्वेश्चंस, ये करने हैं छोटे, अपने पास शॉर्ट टाइप आंसर्स हैं और ये आपके पास 2 हैं, 2 नंबर के होने वाले हैं, 4 नंबर का हो जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पास फुटप्रिंट विदाउट फीट के अंदर, वो है ये। इसमें आपके पास कंप्लीट जो लेसन्स है उसमें से 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं जो बहुत ही सरल होते हैं, यानी ये जो लास्ट का क्वेश्चन होने वाला है ये आपके पास इस पे बेस्ड होने वाला है। और मैंने अपनी जो क्लास बनाई थी पिछली बार उसमें मैंने कंप्लीट बुक से शॉर्ट टाइप आंसर्स करवाए, ये सॉरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो मैंने करवाए थे, तो ये पार्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको बड़े ध्यान से सुनना है। इसलिए मैंने अपने पास प्रत्येक चैप्टर से इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे करवाए हैं। तो ये आपका मैंने बता दिया जो रिव्यू है आपके किसका, अपने बीएससीआर ने जो जारी किया है 2025-26 के लिए सिलेबस वो। तो अब आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर की बात करते हैं, देखो चैप्टर में बात करते हैं, बड़ा ही मजेदार चैप्टर है, एक विश्वास वाला जो चैप्टर है वो करते हैं अपन। लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र, नाम से पता चल रहा है कि कितना उसमें कितना विश्वास होगा कि उसने भगवान को पत्र लिखा है ना। कोई बात नहीं है, देखो विश्वास अलग चीज है, अपने पढ़ाई अलग चीज है। चैप्टर क्या है, ए लेटर टू गॉड यानी भगवान को पत्र। राइटर कौन है, G.L. फ्यूएंस। कौन है, G.L. फ्यूएंस। देखो ऑथर के बारे में ना अपने पास बुक्स में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये थे अपने पास जो आपके सामने चैप्टर में दिया हुआ, ये अपने पास G.L. फ्यूएंस है। अब बात करते हैं देखो इसके बारे में, क्या है ये, अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं ना। लेखक के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है आप लोगों को। लेखक के बारे में बात करते हैं। ग्रेगोरियो लोपेज फ्यूएंस वाज अ मैक्सिकन नोवेलिस्ट। ये मैक्सिकन जो सिटी है, शहर है, उसके उपन्यासकार थे। नोवेलिस्ट का मतलब क्या होता है, उपन्यासकार थे भाई। कौन थे ये, उपन्यासकार। तो ये तो ध्यान में रखना भाई आप लोग, नोवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा बात करें तो ये कवि भी थे, तो क्या है ये कवि भी है। इसके अलावा जर्नलिस्ट यानी पत्रकार जिसको अपन कहते हैं, जर्नलिस्ट का मतलब पत्रकार, तो ये पत्रकार भी थे, पत्रकार। इसके अलावा बात करें, he was born on November 17, 1895, यानी उनका जन्म कब हुआ, 17 नवंबर 1895 को। याद रह जाएगी डेट। देखो आ नहीं सकता है, लेकिन ये जो ऑथर होते हैं इनके बारे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से तो आ सकता है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये डिपेंड नहीं करता है कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। इसके बाद में बात करते हैं ऑन रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, खेती की जो जमीन होती है उसका जो परिक्षेत्र होता है उसको रेंज कहते हैं, है ना। खेती, कृषि क्षेत्र जिसको अपन कहते हैं, मैं कृषि लिख देता हूं, कृषि क्षेत्र, ये ध्यान में रह जाएगा। इन द हुआस्टिका रेन, हुआस्टिका ऑफ
वेराक्रूज, वेराक्रूज का एक क्षेत्र है हुआस्टिका, ये नाम याद रखना भाई, हाँ बड़े जोरदार नाम बता रहा हूँ मैं, हुआस्टिका है, इसके अलावा वेराक्रूज है। सर नाम याद नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं है, नाम याद नहीं रखने भाई। वेराक्रूज के हुआस्टिका में जो खेती क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र, वहां पर इनका जन्म हुआ था 17 नवंबर 1895 को। याद रह जाएगा, याद रखनी भी है ना, मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, चिंता मत करो, है ना, दिमाग से बर्डन निकाल देना कि क्या है क्या नहीं है, हर चैप्टर को बड़े आसानी से। ही बिगेन, देखो ही बिगेन यानी उसने शुरू किया भाई राइटिंग, लेखन कार्य एट द एज ऑफ 15, उसने ना 15 वर्ष की उम्र में लिखना शुरू कर दिया था। हम 15 वर्ष की उम्र में 10वीं में पढ़े रहते हैं, है ना, तो उसने तो लिखना शुरू कर दिया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। जस्ट एज द मैक्सिकन रिवॉल्यूशन ब्रोक आउट, अब ये जो मैक्सिकन क्रांति हुई थी, यानी मैक्सिकन क्रांति के दौरान, मैक्सिकन सिटी का नाम, शहर का नाम, रिवॉल्यूशन यानी क्रांति, तो ये मैं लिख देता हूं भाई, है ना, ये क्या है, ये क्रांति है, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। अब बात करते हैं ब्रोकआउट, ब्रोकआउट का मतलब क्या होता है, छिड़ जाना, अचानक फैले जाना। तो जब क्रांति शुरू हुई, छिड़ गई थी, उस समय क्या हुआ भाई, मैं लिख देता हूं ब्रोकआउट क्यों, कभी कभी पूछ लेते हैं ये, यानी अचानक, ये बताना जरूरी है आप लोगों को, हाँ अचानक शुरू होना, ये नाम याद रखना, ब्रोकआउट का मतलब ये होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ही इज बेस्ट नोन फॉर बीइंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉनिकलर्स, वो बड़े ही इतिहासकारों में, प्रसिद्ध इतिहासकारों में से एक माने जाते हैं। क्रॉनिकलर्स का मतलब होता है इतिहासकार, जो इतिहासकार है ना फेमस, उनमें से एक माना जाता है। ऑफ द मैक्सिकन रिवॉल्यूशन, मैक्सिकन क्रांति के जो इतिहासकार थे उनमें से एक बड़े ही इंपॉर्टेंट यानी बड़े ही महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है वो माने जाते हैं। एंड बात करें नेक्स्ट, एंड इट्स इफेक्ट, और उसके प्रभाव जो थे, मैक्सिकन क्रांति जो हुई थी उसके जो प्रभाव हुए थे, उनके जो इतिहासकार हैं जो बताते हैं भाई उसके प्रभाव, उनके बारे में। ही डिड ऑन 10 दिसंबर 1966 इन मेक्सिको सिटी, उनका देहांत कब हुआ भाई, ये डेट वगैरह थोड़ी सी ध्यान में रखना। उनका देहांत हुआ था 10 दिसंबर 1966 को इन मेक्सिको सिटी, मेक्सिको शहर में उनका देहांत हो जाता है। तो ये थे वो कवि लेखक जिन्होंने ए लेटर टू गॉड लिखा था, ध्यान में रह जाएगा। अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर की बात करें तो देखो बात करते हैं इसके अबाउट द बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले छोटी सी जानकारी ले लेते हैं कि क्या है ये। देखो इसके बारे में छोटी सी बात बताते हैं, बिफोर यू रीड क्या कह रहा है ये चैप्टर में, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, वे कहते हैं कि विश्वास है वो पहाड़ों को हिला सकता है, पहाड़ों को डगमगा सकता है, यानी विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है ना, वो आपके पास जो पहाड़ होता है ना उसको भी हिला देता है, ये कहते हैं, ये कहावत है भाई। ये दे का मतलब यहाँ पे किससे लिया गया है, यहाँ लोगों से लिया गया है। जो कहावतें होती है उनमें क्या कहते हैं, वो ये ऐसा कहते हैं, वो कौन, वो लोग कहते हैं ना, वो कहते हैं कि जो विश्वास होता है ना, ये ध्यान में रखना, फेथ का मतलब यहाँ पे क्या है, विश्वास से लिया गया है। फेथ का मतलब विश्वास, विश्वास, और क्या है, मुंह का मतलब हिलाना, डगमगाना, और माउंटेन यानी पर्वत, आप जानते हो, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में बात करें, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन सबसे पहली बात जो प्रश्न उठता है, प्रश्न जो आता है दिमाग में, वो आता है कि हमारा विश्वास किस में होना चाहिए, हम विश्वास रखें कहां पर, है ना, विश्वास रखने के लिए कुछ तो होना चाहिए, वो ये कह रहा है, प्रश्न ये उठता है। अब देखो बात ये करते हैं आगे, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली प्रोजेस। अब अपने पास बात करें तो ये जो प्रश्न है वो प्रश्न इस कहानी में आपके पास डेलिकेट किया गया है, इस प्रश्न के बारे में विस्तारपूर्ण चर्चा की गई है। अब बात करें प्रदेश का मतलब होता है अपने पास अंदर समाये रखना। अब एक बात करते हैं लेंचो, इस पात्र को नाम याद रखना भाई, लेंचो के बारे में याद रखना। पात्र जो है अपना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इज ए फार्मर, वो क्या है, वो एक किसान है। हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो कि अपने भगवान को एक पत्र लिखता है, यानी भगवान को पत्र लिखने का मतलब कितना अटूट विश्वास रहा होगा उस व्यक्ति का भगवान में, है ना, विश्वास है उसको। इसके बाद में when his crops are ruined, जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है, क्रॉप्स का मतलब होता है फसल, ruined का मतलब होता है नष्ट होना, ये ध्यान रखना। ruined मैं बता रहा हूं, इसका मैं बता देता हूं, ruined का मतलब होता है नष्ट हो जाना, नष्ट होना,
या यहाँ पे अपने पास खराब होने से लिया जा सकता है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, आस्किंग फॉर 100 पेसोज, और वो भगवान से ना 100 पेसोज के बारे में डिमांड करता है, कहता है। ये 100 पेसोज भी ध्यान में रखना। डज लेंचोज लेटर रिच गॉड, क्या आपको क्या लगता है भगवान के पास उसका पत्र पहुंचा होगा क्या? पहुंचा होगा क्या? ऐसा विश्वास है क्या आप लोगों को कि भगवान के पास उसका पत्र पहुंच गया होगा? मुझे नहीं लगता पहुंचा होगा। तो फिर हुआ क्या होगा इस कहानी में? क्या हुआ होगा? हाँ, देखते हैं अपन, वो कहानी में देखेंगे। डज गॉड सेंड हिम द मनी, और दूसरा प्रश्न ये उठता है, आप लोग जब चैप्टर पढ़ रहे हो, कि क्या भगवान उसको पैसे भेजता है? क्या भगवान उसको पैसे भेजता है? इस प्रश्न का उत्तर भी आपको इस चैप्टर में मिलने वाला है। इसके बाद में थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। आप ये सोचो आपका आंसर क्या होना चाहिए। चलो आप लोग ना थोड़ा बता देना, कमेंट करके बता देना कि आप क्या सोचते हो। क्या है? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, एंड क्या होना चाहिए, वुड बी का मतलब क्या हो गया, एंड गेस, और आपके अनुमान, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और कहानी कैसे शुरू होती है, बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। आप इसको पढ़ने से पहले, यानी बिफोर का मतलब होता है पहले, और इसको पढ़ने से पहले ये थोड़े से अनुमान आपको लगाने हैं। अनुमान लगा लिए होंगे, नहीं लगाए तो कोई बात नहीं। अब अपना चैप्टर शुरू करते हैं। यहां से अपना चैप्टर शुरू होता है। चैप्टर का पहला पैराग्राफ जहां से अपना चैप्टर शुरू होता है, और इस चैप्टर में से भी मैंने क्वेश्चन, इस पैराग्राफ में से मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस तैयार कर रखे हैं। इसलिए तो मैंने कहा था आपको वीडियो कंप्लीट देखना ही पड़ेगा, क्योंकि पैराग्राफ्स में से क्वेश्चंस है वो आपके पास दिए हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने स्किप कर दिया तो कहां से देखोगे, है ना? स्किप नहीं करना है। अब देखो बात करते हैं अपने इस चैप्टर के बारे में। पहली जो लाइन है उसके बारे में देखो बात करते हैं। द हाउस, the house, the only one in the entire valley। वैली का मतलब होता है घाटी। क्या होता है? वैली का मतलब होता है घाटी। ओनली का मतलब होता है एकमात्र। यहाँ पे एकमात्र वैसे होता है केवल, लेकिन यहाँ पे एकमात्र से लिया गया है। यानी वो जो हाउस था, वो जो घर था, वो इंटायर, इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण। क्या होता है? संपूर्ण। वो उस संपूर्ण घाटी का एकमात्र घर था। अब वो घर कहां पे था? सेट ऑन, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। लो हिल का मतलब होता है नीची पहाड़ी। लो का मतलब नीची, हिल का मतलब पहाड़ी। और क्रेस्ट क्या होता है? क्रेस्ट आपके पास ये जो शब्द है, ध्यान में रखना भाई, क्रेस्ट है, इस शब्द को ध्यान में रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि इसका क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पे देख लो भाई, इसका मतलब होता है ऊंचाई, उच्चतम बिंदु जो होता है, उच्चतम चोटी जिसको आप कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चतम चोटी। याद रखना, मैंने क्वेश्चन स्वीट बना रखा है शायद इसमें, हाँ बना रखा भाई। तो क्या है? क्रेस्ट का मतलब होता है उच्चतम चोटी। इसको अगर आप दूसरे शब्दों में कहो तो मैं बता देता हूं, इसको क्या कहते हैं? इसको समिट कहते हैं। क्या कहते हैं? समिट कहते हैं। याद रखना, फ्रॉम दिस, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। अब वो जो अपने पास जो पहाड़ी थी, ये मान के चलो ये जो पहाड़ी है, नीचे वाली पहाड़ी है, यहाँ पे उसका ये घर है। यहां से वो आपके पास क्या क्या देख सकता था? तो वो यहां से आपके पास है वो नदी देख सकता था। इसके अलावा फील्ड, अपनी खेतों को देख सकता था। राइट कॉर्न, अपनी पकी हुई फसल। डोटेड का मतलब बिखरी हुई। डोटेड का मतलब मैं यहाँ पे बता देता हूं भाई, क्या है? डोटेड का मतलब होता है बिखरी हुई। बिखरी का मतलब बिखरी, फैली, जिसको अपन कहते हैं। तो वो अपनी उस पहाड़ी, यानी अपने घर से वहां उस चोटी पे था, उसका नीचे पहाड़ी की उच्चतम चोटी पे, वहां से वो अपने पास बहती नदी को देख सकता था, अपने खेतों को देख सकता था, खेतों में अपनी पकी फसल जो फैली हुई थी उसको देख सकता था। इसके बाद बात करें विथ द फ्लावर्स, फूलों के साथ, यानी उसकी फसल पे फूल आए हुए थे भाई। जो फसल पक जाती है तो उसमें पुष्प आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं, ऐसे हरी भरी अपने पास वो जमीन दिखाई देती है। इसके बाद में दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, और वो क्या वादा करती है कि वो जो फसल है वो ये वादा कर रही है कि वो ये दिखा रही है ए गुड हार्वेस्ट। अब आपके पास पकी हुई फसल है, बिल्कुल फैली हुई है, तो वो उससे आप क्या अनुमान लगाते हो? अनुमान ये लगाते हो कि हाँ अब की बार मेरे ना अच्छी फसल होने वाली है। हार्वेस्ट का मतलब यहाँ से फसल से लिया गया है। हार्वेस्ट मतलब फसल। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower।
लेकिन एक छोटी सी आवश्यकता थी अपनी पृथ्वी को। क्या आवश्यकता थी वो मैं बता देता हूं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, यानी अपनी पृथ्वी को जो सबसे आवश्यकता चीज थी वो क्या थी भाई, अपनी इस धरती को कुछ मिलने वाला है तो आप जान के होगी क्या जानने वाले हो, क्या बताने वाला हूँ। वाज डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब होता है बारिश की झमाझम जिसको अपन कहते हैं, बारिश या वर्षा जिसको अपन कहते हैं, बारिश की बूंदे, वर्षा। मैं एक बार यहाँ पे वर्षा लिख लेता हूँ भाई। और एटलीस्ट एज सोवर, सोवर का मतलब जिसको आप क्या कहते हो, बूंदाबांदी। क्या कहते हो, बूंदाबांदी। बारिश की अपने पास वो कहते हैं ना रिमझिम शुरू हो जाती है ना, उसको कहते हैं अपन सोवर। तो ये ध्यान में रखना। इसके बाद में बात करते हैं थ्रोट द मॉर्निंग लेंचो। थ्रोट का मतलब होता है संपूर्ण, याद रखना ये शब्द पूछा जा सकता है। ये क्या है, थ्रोट का मतलब होता है संपूर्ण। थ्रोट का मतलब संपूर्ण। द मॉर्निंग, सारे सुबह लेंचो है वो क्या करता रहा, वो अपने पास लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। इंटीमेटली का मतलब होता है बिल्कुल ऐसे गहनता से जानना। इंटीमेटली मतलब गहनता से, बता देता हूं, गहनता से जानता था। जो अपने खेतों को, अरे जो किसान होता है वो जानता है अपने खेतों को कि कैसा होने वाला है, जानता है, बिल्कुल जानता है। तो वो भी अपने पास बड़ा एक किसान, अपने कहते हैं ना कि बिल्कुल जो किसान होता है वो किसान था जो अपने खेतों के बारे में बहुत ही अच्छे से जानता था। इसके बाद में had done nothing else but see the sky towards the north east। वो अपने पास वहां पे संपूर्ण मॉर्निंग खड़ा रहा और अपने पास उत्तर पूर्व की ओर, नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर पूर्व की ओर सारे दिन देखता रहता है आसमान पे। क्यों देखता रहता है, क्योंकि वहां पे जो मानसून है वो जो मानसून है वो नॉर्थ ईस्ट से आता है ना, अपने यहाँ पे नहीं आता है। कहीं सोच लो कि अपने यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से आता है या नहीं, अपने यहाँ दक्षिण से आता है, ध्यान में रखना। इसके बाद बात करते हैं नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब यहाँ पे एक शब्द बोल रहा है वो ध्यान में रखना, वुमन। ये किसके लिए कह रहा है, ध्यान में रखना, क्वेश्चन हो सकता है ना। हाँ, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब वो ये कह रहा है कि वुमन, महिला, महिला मतलब अपनी पत्नी को कह रहा है। वो महिला किसके लिए यूज कर रहा है, अपनी पत्नी के लिए, कि अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। इसका मतलब क्या देखा उसने देखे बादल गहरे आ रहे हैं। बादल देखते अपन क्या कहते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, हाँ आज बारिश पक्की आने वाली है, अपन आएंगे मस्त होके, है ना। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, द वुमन। वुमन वो महिला जो लेंचो की वाइफ है, who was preparing, जो कि तैयार कर रही थी सफर। सफर का मतलब यहाँ पे क्या लिया गया है, भोजन। सफर मतलब भोजन होता है दोपहर का, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। रिप्लाई, उसने आंसर दिया, यस गॉड विलिंग। उसने आंसर दिया हाँ अगर भगवान ने चाहा तो होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े लड़के थे वो आपके पास खेतों में काम कर रहे थे, क्वेश्चन हो सकता है। व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग। जो छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे नियर द हाउस, वो अपने घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल्ड देम ऑल। जब तक कि वो महिला उनको सभी को बुला नहीं लेती है तब तक क्या है, बड़े बच्चे तो खेतों में काम कर रहे थे, छोटे बच्चे खेल रहे थे। कम फॉर डिनर। और उस महिला क्या कहते हैं कि खाने के लिए आ जाओ। डिनर का मतलब ही खाना ही होता है, सफर और डिनर दोनों सेम होते हैं। सफर दोपहर का खाना होता है, डिनर रात का होता है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील। मील का मतलब ही भोजन होता है। दैट जस्ट एज। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। इस पैराग्राफ में से क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, ये क्वेश्चंस आंसर्स आपको करने हैं। मैं क्वेश्चन बता देता हूं। वेयर वाज द हाउस। घर कहां पे था, तो आपके पास इसमें दिया हुआ है आंसर, वो वहां पे रहा। मैं आंसर इनके नहीं कराऊंगा भाई, ये आंसर आपको करने हैं। ये पैराग्राफ मैंने बता दिया है, करने अवश्य हैं, करोगे तो ये मान के चलो आपको याद हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, द वर्ड वुमन रिफर्स टू। यहां पे मैंने बताया था ना ये महिला शब्द है, वो किसके लिए है, किसके लिए, तो बता देना भाई। इसका आंसर भी बता सकते हो आप लोग, कोई ज्यादा टफ नहीं है। इसके बाद व्हाट वाज द वुमन डूइंग। महिला क्या कर रही थी, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या कर रही है, हु वाज प्रिपेयरिंग सफर, जो कि खाना तैयार कर रही थी। अब आप क्या करोगे, आप यहां से लिखना शुरू कर दोगे, जो कि गलत है। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको यहां से आंसर लेना है द वुमन वाज, उसके बाद द वुमन हेल्पिंग वर्ब यहां पे आएगी डूइंग, क्या कर रही थी, या प्रिपेयरिंग, द वुमन वाज प्रिपेयरिंग, यहां पे ये आएगा भाई, तो ये आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना। इसके बाद में द वर्ड वुमन रिफर्स टू आएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन सिनोनिम। सिनोनिम क्या होता है, वो होता है समानार्थक। समानार्थक
नार्थक, समानार्थक का मतलब होता है पर्यायवाची। तो समिट का आपको समानार्थक शब्द देना है, कहां पे, वो रहा मैंने बताया अभी, क्रेस्ट। इसके बाद में एंटोनिम्स ऑफ वेल नोन, ये वेल नोन का एंटोनिम नहीं है भाई, यहाँ पे ये सिनोनिम ही है, यहाँ पे भी सिनोनिम बताना है, एंटोनिम नहीं है भाई। इसका सिनोनिम यानी अच्छा जानकार जो होता है उसको क्या कहते हैं, अभी शब्द आया था मैंने बताया था, अच्छा जानकार जो होता है वो होता है इंटीमेटली, जिसको यहाँ पे आपके पास क्या कहेंगे, इंटीमेटली, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो ये देखो लेंचो के दर्शन कर लो भाई। हाँ, लेंचो हेड, जैसा कि अपने पास क्या है, अपने पास यहाँ पे जस्ट एज, यहाँ इसके बाद में देखते हैं क्या दिया हुआ है, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्ट, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्टेड किया था। प्रिडिक्टेड का मतलब यहाँ पे भविष्यवाणी से लिया गया है। किससे लिया गया है, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी जिसको आप कहते हैं, जैसे उसने बताया था कि हाँ अपन ऐसा होने वाला है। बिग ड्रॉप्स यानी बड़ी बूंदे ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बूंदे आपके पास वहां पे गिरने लगी भाई, कि लेंचो ने कहा भाई आज अपने पास है ना हम पानी प्राप्त कर सकते हैं महिला, तो वहां पे क्या है, बड़ी बड़ी बूंदे आना शुरू हो जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर, ह्यूज माउंटेन्स यानी बड़े बड़े पहाड़, किसके रहे, ऑफ क्लाउड्स यानी बादलों के पहाड़ों की बात हो रहा है वहां पे। कुड बी सीन अप्रोचिंग, जो कि अपने पास देखे जा सकते थे, पहुंचते हुए। अप्रोचिंग का मतलब यहाँ पे पहुंचते हुए, आते हुए जिसको अपन कहते हैं, आते हुए, याद रखना ये मां। द एयर वॉज फ्रेश, हवा बड़ी प्यारी थी, फ्रेश थी, ताजा थी। स्वीट यानी मीठी, जैसे अपन खेती जो होता है ना, जहाँ पे फसल उगी होती है वहां पे जब हवा आती है उसकी बड़ी प्यारी सुगंध आती है, वो बड़ी मीठी थी। द मैन वेंट आउट, आदमी बाहर गया भाई। फॉर नो अदर रीजन, इसका कोई और दूसरा कारण नहीं था, दैन टू हैव द प्लेजर, वो बस ऑफ द फॉलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी अपने शरीर पर गिरती हुई बूंदों का आनंद लेने के अलावा बाहर नहीं गया था। इसका मतलब क्या हुआ था, बारिश जैसे शुरू होती है अपन बाहर भाग के जाते हैं मजे लेने के लिए, वैसे ही लेंचो बाहर गया। इसके बाद एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्य से कहा भाई, एक्सक्लेम यानी आश्चर्य के साथ व्याख्या करना, बिल्कुल ऐसे चौकन्ने होकर जिसको कहते हैं मजेदार अंदाज में, एक्सक्लेम कहता है these aren't raindrops falling from the sky, वो क्या कहता है, बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना, बिल्कुल एक्सक्लेम, आश्चर्य के साथ कहता है ये जो बूंदे गिर रही है ना, ये बारिश की बूंदे नहीं है, क्या है, there are new coins, वो नए सिक्के हैं हमारे लिए, वो क्या है, वो सिक्के हैं, सिक्के मतलब पैसे। अब उसने बारिश की बूंदों को सिक्के क्यों कहा था, ये क्वेश्चन भी आगे मैंने बता रखा है, ध्यान रखना ना। The big drops are 10 cents pieces, ये ध्यान में रखना, जो बड़ी बूंदे है उसको उसने कितने पैसे सेंट्स बताया भाई, उसने उसको बताया है 10 cents। And the little ones are 5, और जो छोटी बूंदे उनको उसने कितने बताया, 5 cents के बराबर बताता है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, with a satisfied expression, संतोषजनक एक्सप्रेशन, हाव भाव, क्या होता है, सेटिस्फाइड का मतलब संतोषजनक, मैं लिख देता हूं यहाँ पे जिससे याद रह जाएगा, ये होता है संतोषजनक, और एक्सप्रेशन का मतलब होता है हाव भाव। He regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain, उसके बाद में वो अपने हाव भाव से बिल्कुल ध्यान देता अपने खेतों की तरफ, जो कि ढके हुए थे। ड्रेप्ड इन का मतलब ढके होना भाई, ड्रेप्ड इन का मतलब ढके होना, इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो कि अपने पास किससे ढके जा रहे थे, एक बारिश के पर्दे के रूप में। कर्टेन का मतलब होता है पर्दा और बारिश का मतलब बूंदे, है ना, तो ये ध्यान में रखना। ऑफ बट, अचानक बात देखो क्या होता है भाई, अचानक कुछ हो जाता है भाई, क्या हो रहा है, अचानक क्या हुआ, बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक भारी तेज जो हवा है वो बहना शुरू हो जाती है। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म्स, और उसके बाद में जो आपके पास जो बारिश थी वो क्या करना शुरू कर देती है, उसमें आपके पास जो हेल स्टॉर्म्स होते हैं, ये हेल स्टॉर्म्स क्या हुआ सर, तो हेल स्टॉर्म्स के बारे में बता देते हैं, ये होते हैं ओला, जो अपने पास बर्फ गिरती है ना, वो होते हैं ओला जिसको अपन कहते हैं, तो ये ओला गिरना शुरू हो जाते हैं, ओले।
ये कहते हैं अपने, है ना, बारिश जब अपने पास वो गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। हाँ, ये भी आपके पास चांदी के सिक्के के जैसे थे भाई, बिल्कुल चांदी के सिक्के। सिल्वर मतलब चांदी, यहाँ पे सिल्वर मतलब चांदी से, कॉइन्स मतलब सिक्के, यानी ये भी आपके पास चांदी के सिक्के जैसे थे भाई। लेकिन क्या, लेकिन ये कि द बॉयज exposing that themselves to the rain out to collect the frozen pearls। बच्चे रुक नहीं पाए भाई, फिर अंदर, फिर बाहर भाग के जाते हैं। वो जो जमे हुए मोती थे, फ्रोजन पर्ल्स का मतलब होता है जमे हुए मोती। क्या होता है? जमे हुए मोती। पर्ल्स का मतलब तो मोती और फ्रोजन का मतलब जमे हुए। इनको लेने के लिए बच्चे बाहर भागते हैं। तो ये पैराग्राफ आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद में जो पैराग्राफ है उसमें से मैंने 4 क्वेश्चन है वो भी तैयार किए हैं। इनके क्वेश्चंस भी आप लोगों को करने हैं, है ना, पक्के करने हैं। इसके बाद देखो बात करते हैं इसके बारे में, क्या है? इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब वो जो आदमी था वो आश्चर्य के साथ कहता, अब ये बुरा हो रहा है भाई, अब ये अच्छा नहीं है। अभी क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि बारिश हो रही थी तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही अपने पास हेल स्टोन्स जो ओले वृष्टि होती है जिसको अपन कहते हैं वो शुरू हो गई, वो दिक्कत वाली बात थी। वो ही कहता भाई अब तो बुरी बात हो गई। क्या है? आई होप इट पासेस क्विकली। वो कह रहा है मैं आशा करता हूं ये जल्दी गुजर जाए भाई, है ना, ऐसे कर रहा है वो, आशा करता है। पासेस का मतलब गुजरना, चले जाना। यहाँ पे चले जाने से लिया गया है, चले जाना। क्विकली का मतलब होता है जल्दी, जल्दी से। इसके बाद इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा भाई, ये लगातार जारी रहा। फॉर एंड ओवर द हेल रेन ऑन द हाउस। पूरे 1 घंटे तक घर पे ओलावृष्टि हेल स्टोन्स होती रही। अब 1 घंटे तक ओलावृष्टि हो, आपके पास बर्फ के वो बड़े बड़े अपने पास चांदी के सिक्के जैसे ओला गिरे, तो फिर क्या होने वाला है? क्या होगा फिर? हाँ, क्या होगा देखो, द गार्डन बगीचा, द हिल साइड पहाड़ी क्षेत्र, द कॉर्नफील्ड खेती की जो जमीन था जहां पर फसल की जो खेत थे, ऑन द होल वैली संपूर्ण घाटी पर वो 1 घंटे लगातार बरसते रहे, गिरते रहे। अब ऐसा हो तो भाई किसान को तो बड़ा नुकसान हो जाए, है ना। हाँ, तो क्या है? द फील्ड वाज वाइट। अब जो खेत था पूरा सफेद हो गया भाई, अब कुछ नहीं बचा के अपने पास लेंचो के पास। क्या है? एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। ऐसा लगा जैसे पूरे जमीन पर अपने पास नमक फैल गया हो। ध्यान रखना, कल्पना जो अपने तुलना जो हो रही है, ऐसा लगा जैसे कि पूरे खेत पे नमक फैल गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री। आपके पास क्या बताएं, पेड़ों पर एक पत्ती तक नहीं बची, है ना। क्या है? नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पे एक पत्ती तक नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। ये लाइन याद रखना भाई, है ना। फसल पूर्णतया नष्ट हो गई थी। डिस्ट्रॉयड का मतलब होना है नष्ट हो जाना। क्या हो जाना? नष्ट। डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट। और एक शब्द आया था पहले जिसका मैंने बताया था नष्ट हो जाना, है ना, ध्यान में रखना, मुझे ध्यान में रहता है ना। इसके बाद ये आ सकता है भाई, इसके बाद द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधे जो थे ना अपने पास उगे हुए थे, उनसे फूल गायब हो गए थे, जो उनके फूल आए हुए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। अब जो लेंचो की आत्मा थी भाई वो बड़ी दुखी हुई, है ना। ध्यान में रखना, ये जो लाइन मैं बता रहा हूँ ना, अंडरलाइन जो कर रहा हूँ, उसको ध्यान में रखना है। जो लेंचो की आत्मा थी वो बड़े ही दुख से भर गई, बड़ा दुख ही दुख हुआ उसको। अब किसान के पास होता ही क्या है, आप सभी जानते हो, कुछ नहीं होता है। फसल होती है, वो भी खराब हो जाए, वो भी नष्ट हो जाए तो क्या होगा किसान के साथ, आप सभी जानते हो, है ना। हाँ, ये ध्यान में रखना। इसके बाद में when the storm had passed, जब तूफान वो चला गया, अपने पास तेज हवा चली गई, हेल स्टोन्स रुक गए। इसके बाद में he stood in the middle of the field। वो बेचारा क्या हुआ, अपने खेतों के बीच में खड़ा होता है, खेतों के बीच में जाके खड़ा हो जाता है। एंड सेड टू हिज सन्स, और फिर अपने बेटों से कहता है, बड़े दुखी भाव में कहता है, क्या कहता है? ए प्लेग ऑफ लोकर्स। ये ध्यान में रखना, इसको ध्यान में रखना, ये जो मैं लाइन बता रहा हूं। ए प्लेग ऑफ लोकर्स यानी टिड्डे का जो एक दल होता है वो भी क्या करता है? वुड हैव लेफ्ट। ये ध्यान में रखना, ये कंडीशन भी ध्यान में रखना। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी एक टिड्डे का जो दल होता है वो भी इससे ज्यादा छोड़ देता।
इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ। तो फिर वो अपने पास कौन सी अपने ये हो गई कंडीशन, ये कंडीशन हो गई इन फुलफिलमेंट कंडीशन। ध्यान में रखना, मैंने टेंस में समझा रखा है। इसके बाद द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, उस तूफान ने, उस बारिश ने, हेल का मतलब यहाँ पे उससे लिया गया है ओले से, जिसको उसने अपने पास कुछ नहीं छोड़ा भाई, सब नष्ट कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, वो अपने बेटों से कह रहा है इस साल हमें कोई फसल नहीं मिलने वाली है, यानी अब की बार क्या होगा। दैट नाइट वाज ए सोरफुल वन, ये जो रात्रि थी उनके लिए बड़ी दुखी रात्रि थी। सोरफुल का मतलब यहाँ पे दुखी, ध्यान में रखना है। जो मैं शब्द बता रहा हूं ना, ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप भूल जाओ। ऑल ओवर वर्क यानी हमारा संपूर्ण कार्य, यानी हमारी सारी मेहनत, इसका मतलब किस लिए जाएगा, ऑल ओवर वर्क का मतलब हमारी संपूर्ण मेहनत से लिया गया है। हाँ, इसके बाद में फॉर नथिंग, उसको व्यर्थ ही हो गई, यानी हमारी सारी मेहनत करो और वो बाद में क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो फिर इसका मतलब क्या है, हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। ये वो अपने बच्चों से कह रहा है भाई। हाँ, इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, अब यहाँ पे कोई ऐसा है भी नहीं भी, वो तो पहले बता दिया था कि उस पहाड़ी पे एकमात्र घर था, वो लेंचो का था, तो वो यहाँ पे कोई है भी जो हमारी सहायता कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सारे भूखे रहने वाले हैं, ये लेंचो के हाव भाव थे। अब बात करते हैं, ये जो पैराग्राफ है इसमें से क्वेश्चंस कौन से बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं वो मैंने यहाँ पे करवा रखे हैं, ध्यान में रखना। देखो पहला क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पहला है हु एक्सक्लेम्ड, आश्चर्य से किसने कहा भाई, किसने कहा, तो लेंचो ने कहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने, एक्सक्लेम्ड द मैन, अब यहाँ पे द मैन नहीं लिखना है, आप क्या करते हो, एक्सक्लेम्ड द मैन कर देते हो, ऐसा नहीं होता है। ये द मैन किसके लिए आया है, ये आपके पास आया लेंचो के लिए, तो इसका आंसर आएगा लेंचो। और जो क्वेश्चन हु से शुरू होता है, ध्यान में रखना मेरी बात को, जो क्वेश्चन हु से शुरू होता है उसका आंसर एक ही शब्द में केवल व्यक्ति का नाम ही होता है, याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखो बात करें तो क्या कह रहा है, हाउ मच टाइम डिड हेल रेन, लगभग कितने समय जो बारिश थी वो हुई थी, ओले की बारिश हुई थी, तो मैंने बताया था फॉर एन ओवर, है ना, तो इसमें से आपको क्वेश्चन लेना है, थोड़ा ध्यान में रखना भाई, क्वेश्चन में से आंसर लेना होता है, तो ध्यान में रखना। फॉर एन ओवर द हेल रेन ऑन द हाउस, तो बस ये हाउस वगैरह ये मत लिखना, फॉर एन ओवर, अगर आप पूरा नहीं कर पाओ सही तरीके से तो बस इतना ही लिख देना आप लोगों को, फॉर एन ओवर, एक घंटे के लिए, इतना सा करना होता है। और आप अपने रामायण में पता नहीं कहां से लेके आते हो, ऐसे ऐसे शब्द लेके आते हो, बेचारा टीचर भी सोचता कहां से लेके आया है ना, तो ऐसे नहीं लिखना आप लोगों को, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान में रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है व्हाट डिड द हेल लीव, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, मैंने शायद अंडरलाइन भी करवाई है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है प्रश्न ये कह रहा है कि बारिश ने क्या छोड़ा, कुछ छोड़ा था या, तो लीव नथिंग कहां पे है, देख लेना इसमें पैराग्राफ में मैंने बता दिया है, समझाया अभी, तो वो ध्यान में रखना, लीव नथिंग है वो इसका आंसर हो जाएगा कि उसने अपने पास कुछ नहीं छोड़ा, ये रहा द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, बारिश ने जो ओलावृष्टि उसने कुछ नहीं छोड़ा भाई। इसके बाद सिनोनिम ऑफ र्यून मैंने बताया था अभी, र्यून भी बताया था मैंने, इसका मतलब क्या होता है, नष्ट हो जाना, र्यून का मतलब है नष्ट हो जाना और नष्ट होना, और इसका मैंने सिनोनिम्स भी बता रखा है, कहां पे देख लेना, मैंने यहाँ पे लिखवाया रखा है, किस शब्द का लिखवाया है ये खुद को देखना है ना, देख लोगे तभी देखोगे गुरुजी बड़े राग लेके पढ़ा रहे हैं। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट आता है अपने पास जो पैराग्राफ है, जो पैराग्राफ अपन ने पीछे पढ़े हैं उसमें जो चैप्टर में से क्वेश्चंस है वो दिए हुए हैं भाई, तो अपन जो बीच में क्वेश्चंस है उनको पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद में अपन आगे चलेंगे भाई। ये आपकी बुक्स में है, आपके जो चैप्टर है उसमें बीच में क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन देखो पढ़ते हैं पहले, क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना भी है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को क्या आशा थी, क्वेश्चन उठता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है एग्जाम में कि लेंचो को क्या आशा थी, तो इसके बारे में देखो बात करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन है भाई, अपने आंसर से वो नीचे कर रखे हैं, जो क्वेश्चन है वो ये दिए हुए हैं आप लोगों के पास, यहाँ पे सारे दिए हुए हैं भाई, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना आपकी चैप्टर के बीच में, ये जो पैराग्राफ पढ़ गए उनमें से ये 4 क्वेश्चंस है, चारों मैंने यहाँ पे करवा रखे हैं, ध्यान में रखना, आपको अभी याद कर लेना है, अर्थ के साथ याद रखना है ना, मैं बता देता हूँ देखो।
पहला क्वेश्चन क्या है, जो ये है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को क्या आशा थी। तो आंसर इसका है लेंचो होप, जो अपने शुरू किया था ना, अभी देखो याद रखना, फॉर रेन, लेंचो को बारिश के लिए आशा थी भाई कि बारिश हो सकती है। एज ए फार्मर, किसान के रूप में, ही डिस्परेटली, वो बहुत ही आवश्यक, डिस्परेटली जिसको कहते हैं बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो, नीडेड द रेन, एक किसान के रूप में उसे बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी बारिश की, टू हेल्प हिज क्रॉप्स, अपनी फसल की सहायता के लिए, मैच्योर यानी पकने के लिए लिया गया यहाँ पे, मैच्योर का मतलब पकना, एंड यील्ड ए गुड हार्वेस्ट, और इस आशा में कि एक अच्छी बारिश, एक अच्छी फसल हो। ही बिलीव, वह विश्वास करता, दैट ए गुड रेन वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू हिज फैमिली, वो ये विश्वास करता था कि अच्छी बारिश है उसके परिवार के लिए समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी का मतलब यहाँ पे समृद्धि से लिया गया है, समृद्धि ला सकती है, समृद्धि, ये लो, यानी अच्छी बारिश है वो उनके परिवार के लिए अच्छी समृद्धि ला सकती है, खुशियां ला सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये रहा, Why did Lencho say the raindrops were like new coins? ये क्वेश्चन मैंने बता दिया था कि क्वेश्चन आने वाला है, बताया था कि नहीं बताया था? हाँ, क्वेश्चन क्या है कि लेंचो ने उन बारिश की जो बूंदे थी उनको नए सिक्के क्यों कहा था, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। लेंचो डिस्क्राइब, लेंचो ने वर्णन किया, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, व्याख्यान करना, द रेनड्रॉप्स, बारिश की बूंदों को, एज न्यू कॉइन्स, कि उसने बारिश की बूंदों को नए कॉइन्स के रूप में, नए सिक्कों के रूप में व्याख्यान किया था, बिकॉज ही बिलीव द रेन वुड ब्रिंग अबाउट ए बाउंटीफुल हार्वेस्ट, क्योंकि वो विश्वास करता था कि जो बारिश है वो अच्छी फसल, बाउंटीफुल का मतलब होता है बहुत ही प्रचुर मात्रा में, प्रचुर जिसको कहते हैं सफिशिएंट, प्रचुर मात्रा में फसल ला सकता है, विच वुड ट्रांसलेट इनटू फाइनेंशियल गेन, जो कि आपके पास फाइनेंशियल गेन प्राप्त कर सकता है, यानी जो वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है। गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, फाइनेंशियल का मतलब होता है वित्तीय। फॉर हिम, उसके लिए, he saw each raindrops as a symbol of prosperity, उसने ये अपने पास क्या है, उसने देखा कि अपने जो बारिश की बूंदे है वो प्रतीक है प्रोस्पेरिटी का, समृद्धि का, है ना, ध्यान में रह जाएगा। एंड द पोटेंशियल फॉर ए गुड हार्वेस्ट दैट वुड इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ द फैमिली, और बारिश से वो भाई अपने पास क्या है, प्राप्ति ला सकती है, प्राप्त कर सकती है क्या, अपने पास उसकी फैमिली के लिए वेल बीइंग, अच्छा तरीके से जीने के लिए, अच्छा जीवन जिसको अपन कहते हैं, वेल बीइंग का मतलब अच्छा जीवन जीने के लिए सहायता कर सकती है। द रेन वाज एसेंशियल, बारिश वो आवश्यकता भी है, आवश्यक भी है, फॉर हिज क्रॉप्स, वो उसकी फसल के लिए आवश्यक है, ध्यान में रखना ये जो मेरे पास, हाँ, एंड he was helpful that to a good yield, yield का मतलब होता है उपज, जिसको अपन कहते हैं अच्छी उपज है वो मिल सकती है, यानी कहने का मतलब वो बारिश की बूंदों को सिक्के क्यों कहता है, उसका आंसर ये मैंने बता दिया है, आपको करना है नोटबुक में, क्यों, क्योंकि आपको बाद में समस्या होने वाली है, बार बार या स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, इससे दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश कैसे बदल गई। इसके बाद में बात करें व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, और लेंचो के खेतों के साथ क्या हुआ। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, दो तरीके से पूछा जा सकता है, आपसे केवल ये भी पूछा जा सकता है और आपसे केवल ये भी पूछा जा सकता है ना, ध्यान में रखना। अब देखो इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश कैसे बदल गई, इसका आंसर क्या है, द रेन चेंज इनटू हेलस्टॉर्म्स, बारिश है वो ओलावृष्टि में बदल गई, एज ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन, जैसे ही अपने पास एक तेज बारिश हवा है वो बहना शुरू हुई, टू ब्लो यानी टू ब्लो का मतलब बहना, एंड ए ह्यूज हेलस्टॉर्म्स बिगेन टू फॉल अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ ओला जो बड़े अपने पास ओलावृष्टि है वो शुरू हो जाती है भारी मात्रा में। ऑल द क्रॉप्स इन द लेंचोस, अब बात करते हैं इसके आंसर्स की। इसका क्वेश्चन आंसर है ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस, और जो अपने पास लेंचो के खेत थे वो सारे अपने पास नष्ट हो जाते हैं, क्यों, किस कारण से, उस वेदर मौसम की दशा के कारण से। ये मैंने आपने एक्सप्लेन कर दिया पीछे पैराग्राफ में। अब बात करते हैं इसके बारे में, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्स, भाई मैं भी क्या बोल रहा हूं, हेल स्टॉप्स का मतलब ओलावृष्टि जब रुक गई तो लेंचो की क्या फीलिंग्स थी,
क्या भावना थी भाई उसकी। देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। व्हेन द हेल स्टॉप, जब बारिश रुक गई, लेंचो एक्सपीरियंस, लेंचो ने अनुभव किया डीप सोरो, बहुत गहरा दुख उसने महसूस किया, गहरा दुख महसूस किया भाई जब बारिश रुक गई थी। एंड डिस्पेयर, और निराश हो गया भाई, डिस्पेयर का मतलब निराश हो गया, निराश हो गया। सोरो, डीप सोरो का मतलब गहरा दुख, मैं लिख देता हूं भाई गहरा दुख, तो ये याद रखना। हिज इंटायर क्रॉप्स, उसकी सारी फसल, विच वाज हिज ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, जो कि उसके जीवन यापन का एकमात्र सोर्स यानी साधन जिसको अपन कहते हैं, सोर्स साधन था, वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, वो पूर्णतया नष्ट हो गया भी। लिविंग हिम फीलिंग हेल्पलेस एंड वरीड अबाउट हाउ ही वुड फीड हिज फैमिली, और वो सारे कुछ उसे छोड़ देता है, हेल्पलेस यानी असहाय, और चिंता में छोड़ देता है अपने परिवार के लिए कि अपना परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा, अपने परिवार को खाना कैसे खिलाएगा, है ना। इसके बारे में बात करते हैं। ही was completely shattered and saw a bleak future for himself and his loved ones. अब अपने पास क्या है, वो पूर्णतया बिखर जाता है। सेटल का मतलब होता है बिखर जाना, और अपने आप को गहरे अंधियारे में देखता है, और ये देखता है कि वो अपना और अपने परिवार का भविष्य वो बिल्कुल अंधियारे में आ गया है। ये अपने पास उसकी भावना होती है बारिश थमने के बाद। अब देखते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है अपने पास। वो अपने जितने पैराग्राफ पढ़े थे उनके क्वेश्चंस थे ना, मैंने करवा दिए भाई। अब देखो नेक्स्ट जो पैराग्राफ जहां से अपन ने छोड़ा था, देख लो यहां से, यहां पे अपन ने यहां से छोड़ा भाई, ईयर, दैट ईयर। इसके बाद में बात करते हैं, क्वेश्चंस आ गए थे, इसके बाद बात करते हैं बट, यहां से शुरू करते हैं। क्या है? बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, लेकिन उस घाटी के बीच में एकमात्र घर के जितने भी सदस्य थे, उन सभी के मन में, उन सभी के दिमाग में, मन में, दिल में एक आशा थी। क्या थी? सोलिटरी, एकमात्र, जिसको अपन कहते हैं सोलिटरी का मतलब यहां से एकमात्र है, याद रखना, पूछा जा सकता है ये शब्द भी। सोलिटरी मतलब एकमात्र, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एकमात्र या अकेला जिसको अपन कहते हैं, याद रह जाएगा। हाँ सर, याद रह जाएगा। लिव इन, हाँ वो क्या थे? देयर वाज ए सिंगल होप, उन सभी के मन में, दिल में एक ही आशा थी। वाज सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, ये क्वेश्चन आ सकता है। उनके मन में क्या आशा थी, क्या सिंगल होप थी? हेल्प फ्रॉम गॉड यानी भगवान से सहायता, याद रह जाएगा। इसके बाद में क्या है? नेक्स्ट है डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। अब उसके बाद में क्या है कि आप डोंट अपसेट, चिंता मत करो, यानी चिंतित मत हो। टोटल लॉस के बाद, कंप्लीट लॉस के बाद, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। ये बात कौन कह रहा है? लेंचो कह रहा है। दैट्स व्हाट दे से, वो ये सभी कहते हैं कि आपके पास भूख से कोई नहीं मरता है, ये वो कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, वो कभी भूख से, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ये सभी के मन में आशा थी भी, अभी नहीं रहे, दिमाग में रखना। अब इसके बाद है ऑल थ्रू द नाइट, संपूर्ण रात्रि, ऑल थ्रू द नाइट, थ्रू का मतलब होता है संपूर्ण से लिया गया है, पूरी रात्रि। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो केवल अपनी एक आशा के बारे में सोच रहा था। कौन सी आशा? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता के बारे में सोचता रहा। क्वेश्चन आ सकता है। हुज आई, जिसकी आंखें क्या है? As he had been instructed, जैसे कि उसकी आंखें बिल्कुल उसको निर्देशित कर रही थी, दिखा रही थी। See everything, सब कुछ देखने के लिए। Even what is deep in one's conscience, वो भी देख रहा था। ये किसके बारे में बात कर रहा है? भगवान के बारे में। Whose eyes, यानी यहाँ पे किसकी आंखें हैं? भगवान की आंखें हैं, उनके बारे में सोच रहा है, बता रहा है कि वो अपने पास उसकी आंखें वो निर्देशित करती है, वो सब कुछ देखता है। इवन व्हाट इज इन द वंस कंसर्न्स, वो ये भी देख लेता है कि एक के मन में क्या चल रहा है। कंसर्न्स का मतलब होता है मन से लिया गया है यहाँ पे, यानी मन में चल रहा जो होता है उसको भी कौन देख लेता है? उसको भी भगवान देख लेता है। इसके बाद लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, बड़ा ही सिंपल सी एक इसमें अपने पास क्या आया है, एक बात आई है भाई, वो बताना जरूरी है। लेंचो है वो अपने पास इंसानों का बैल था,
इंसानों का बैल होने का मतलब क्या होता है? इंसानों का मतलब एक्स ओक्स ऑफ ए मैन, यानी अपने मानव प्रजाति में एक बैल होने का मतलब होता बहुत ही ज्यादा मेहनती। जैसे बैल से काम लिया जाता है वैसे लेंचो भी काम करता था। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है ना, याद रखना, वो बैल नहीं है, वो बैल की तरह काम करता है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन वर्किंग लाइक एन एनिमल, जानवर की तरह काम करता है, यानी बैल की तरह काम करता है। इन द फील्ड, खेतों में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो अपने पास ही जानता है लिखा कैसे जाता है, यानी उसको लिखना आता था भाई, ये बात थी। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, फॉलोइंग का आने वाला, संडे मतलब रविवार, एट डेब्रेक, जैसे ही दिन उगा, डेब्रेक का मतलब मॉर्निंग से, जैसे ही दिन शुरू हुआ, सूरज उगा, ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू किया भाई। क्या लिखा? ए लेटर which he himself, जिसको कि उसने खुद would carry to town, जो कि वो उसे खुद अपने पास कस्बे ले गया, and place it in the mail, और उसको अपने पास डाक घर में जो अपने पास बॉक्स होता वहां पे मेल किया। It was nothing, ये कुछ नहीं था, less than a letter to God, ये क्या था भाई? ये अपने पास कुछ भी नहीं था, एक लेटर था भगवान के नाम से, और कुछ नहीं था। इसके बाद में गॉड ही रोट, और उसने लेटर में लिखा, भगवान, उसने लिखा इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, अगर आप मेरी सहायता नहीं करते हो, ओपन कंडीशन वाला वाक्य है, देख लेना मेरी क्लास में टेंस में, माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस वर्ष मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे, भूखे रह जाएंगे अगर आप मेरी सहायता नहीं करते हो तो। इसके बाद आई नीड 100 पेसोस, मुझे 100 पेसोस की आवश्यकता है। In order to sow my field again, sow का मतलब बोना, बोना मतलब यहाँ पे वो नहीं रहा छोटे वाला, यहाँ पे फसल बीजने से लिया गया है, बीजना जिसको अपन कहते हैं ना वो, तो मेरे खेतों को दोबारा बीजने के लिए मुझे 100 पेसोस की आवश्यकता है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, और उतने समय तक जिंदा रहने के लिए, जब तक कि फसल नहीं आ जाती, उग नहीं जाती है, तब तक के लिए। बिकॉज द हेलस्टॉर्म है, बिकॉज द हेलस्टॉर्म है। उसके बाद में ये पैराग्राफ अपन आगे पढ़ने वाले। पहले ये पैराग्राफ जो मैंने बताया इसमें से क्वेश्चंस देख लेते हैं ना, ये क्वेश्चंस देखना जरूरी है आप लोगों के लिए। इसमें से देखो बात करते हैं थोड़ी सी। क्वेश्चंस क्या है? फ्रॉम हुम डिड दे हैव होप, ये क्वेश्चन ध्यान में रखना। उन्हें किससे आशा थी भाई? किससे आशा थी? ध्यान में रह जाएगा, मुझे पता है। हाँ, उसे किससे आशा थी? तो भगवान से, ये ध्यान में रखना। Who was an ox of man? इंसानों में बैल कौन था? तो ये भी आ गया इसमें आंसर, ये देख लेना। What did Lencho write in the letter? लेंचो पत्र में क्या लिखता है? लिखा हुआ है इसमें, अभी बताया मैंने। इसके बाद है How much money did Lencho want from? How much money did Lencho want from God? भगवान से कितने पैसों की आवश्यकता है? इसका आंसर करना आप लोगों को है ना, ध्यान में रखना। ये इस क्वेश्चन का आंसर करना है कॉपी में। इसके बाद में सिनोनिम ऑफ लोनली, अभी बताया मैंने इसका, यानी जो अपने पास अकेला होता है, अकेले के लिए मैंने एकमात्र बताया अभी थोड़ी देर पहले। इसके बाद एंटोनिम ऑफ डस्क, डस्क का मतलब होता है संध्या, शाम, तो शाम का विपरीतार्थक मैंने अभी बताया आप लोगों को। तो ये मेरी बात है, ये जो प्रश्न है इनको आप लोगों को करना है, तो ध्यान में रह जाएगा, मुझे पता है। हाँ, अब ये देखो प्रश्न, ये लोनली है और ये डस्क है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको ध्यान में रह जाएगा। लोनली का मतलब समानार्थक लिखना है, और यहाँ पे डस्क का एंटोनिम लिखना है। डस्क का मतलब मैंने बता दिया, क्या बताया है? डस्क का मतलब होता है संध्या, गोधूली वेला होता है इसका मतलब। और यहाँ पे मैंने एक शब्द लिया था जिसका मतलब होता है सूरज उगते ही, एक शब्द लिया था ना, आप देख लेना बैक करके, अगर नहीं आ रहा है तो ये देखो, ये रहा डेब्रेक, ये इसका हो जाएगा। और लोनली है, ये सोलिटरी का मैंने बता रखा है। बाकी क्वेश्चन है उनके आंसर आपको करने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के बारे में। बात करें तो ये जो पैराग्राफ है इससे भी मैंने 4 क्वेश्चन बनाए थे। इसका मतलब है आपको वीडियो कंप्लीट देखना ही देखना है, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आने वाले हैं। अब हम ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, बाद में इन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे भाई। क्या है? ही रोट टू गॉड, उसने भगवान को लिखा भाई। ऑन द एनवेलप, जो एनवेलप था, यानी एनवेलप का मतलब होता है लिफाफा। क्या होता है? लिफाफा होता है। इस लिफाफे पे उसने लिखा टू गॉड, यानी जो एड्रेस उसने लिखा था वो लिखा था द, यानी भगवान के नाम से उसने पत्र लिख दिया, लिफाफे पे लिखा।
पुट द लेटर इनसाइड एंड उसने पत्र को अंदर रखा एंड स्टिल ट्रबल और अभी भी थोड़ी समस्या में था, ऐसे अपने चिंता में था। वेंट टू टाउन कस्बे में गया, शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर उसने एक डाक टिकट जिसको अपन कहते हैं वो लेटर पे लिखा, ये डाक स्टाम्प का मतलब डाक टिकट। एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स और वो जो डब्बा होता है अपने पास मेल बॉक्स होता है उसमें ड्रॉप कर देता है। इसके बाद ऑन द एम्प्लॉइज वन ऑफ द एम्प्लॉइज एक कर्मचारी जो कर्मचारियों में से एक कर्मचारी था हु वाज ए पोस्टमैन जो कि पोस्टमैन था। भाई पोस्टमैन जो डाक पहुंचाता है ना आपके यहाँ पे, अभी तो नहीं रहे, पहले आते थे पत्र, अभी कहाँ पे, अभी तो आप लोगों ने टाइप किया अगले के घर तुरंत ही पहुंच जाता है। पहले पत्र लिखते थे है ना, उसके बाद में वो 10 दिन बाद में पहुंचता था, फिर वहां से रिप्लाई आता था तो फिर वो 10 दिन बाद पहुंचता था। तो यानी कहने का मतलब वो जमाना कुछ और था, इस जमाने की बात है जब अपने पास पत्र लिखा थे। भी बात करते हैं इसके आगे। एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस जो व्यक्ति जो था ना पोस्टमैन तो था ही और पोस्ट ऑफिस में कार्य में भी सहायता करता था, यानी 4th ग्रेड जिसको अपन कहते हैं। वेंट टू द हिज बॉस वो अपने बॉस के पास लाफिंग हंसते हुए गया। हार्टली का मतलब दिल से जोर से माया से धमाकेदार हंसी के साथ गया। एंड शो और उसने दिखाया हिम द लेटर टू गॉड और उसने वो लेटर जो था ना जो लेंचो ने लिखा था वो अपने दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन के कैरियर के रूप में, यानी जितने साल उसने पोस्टमैन के रूप में काम किया था उस कैरियर में उसने क्या है हैड ही नोन दैट एड्रेस वह अपने पास उस एड्रेस को नहीं जानता था, देखा ही नहीं था उस एड्रेस को। अरे कौन भगवान को लिखता है, बोला हाँ गुरुजी आपा तो लिखा ब्याह करा देना आपा कार्ड पे के लिखा गणेश लोग जी ने भेजा ना पहले तो वो भगवान ने तो भेजा। हाँ अरे तो वो बात अलग है, वो अपन मंदिर में भेजते हैं, डायरेक्ट भगवान से कौन करता है। अब तो गणेश जी ने लिख के आया कहते गुरु जी हमारा बीननी लाते हो तो बीननी थोड़ी गाल देगा गणेश जी उनका लेना। हाँ तो वही बात है। दैट पोस्ट मास्टर अब जो पोस्ट मास्टर है उसके बारे में बात करते हैं, इसका क्वेश्चन भी आएगा भाई ध्यान में रखना। जो पोस्ट मास्टर था एक मोटा एमेबल फेलो का मतलब होता है मिलनसार व्यक्ति। एमेबल फेलो का मतलब होता है साथी, फेलो का मतलब क्या होता है साथी होता है, तो साथी में लिख देता हूं। एमेबल का मतलब होता है मिलनसार जिसको कहते हैं, जिसको अपन कहते हैं हाँ भाई सबसे मिलकर चलने वाला। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग वो भी ब्रोक आउट की मीनिंग अभी जब अपन ने चैप्टर शुरू किया तो तभी आई थी ना अचानक शुरू हो जाना, तो उसने भी भाई अचानक शुरू कर देता, हंसना शुरू कर देता है। अब कोई ये लिखे कि आपके पास आ जाए कि भगवान को ये पत्र पहुंचाना है तो आप भी तो हंसोगी ना। बट ऑलमोस्ट लेकिन फिर तुरंत ही इमीडिएटली लेकिन जल्द ही तुरंत ही ही टर्न सीरियस वो बड़ा गंभीर हो गया भाई। कौन? पोस्ट मास्टर। एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क और उसने अपने जो लेटर था उसको टेपिंग करते हुए, टेपिंग का मतलब होता है जैसे ये टेबल है इस टेबल पे ऐसे रखते हुए वो होता है टेपिंग, जैसे नॉक करते हुए कहते हैं ना वो होता है टेपिंग। इसके बाद में कमेंटेड और उसके बाद उसने कमेंट किया, उसने बोलना शुरू किया क्या व्हाट फेथ क्या विश्वास है। व्हाट फेथ का मतलब क्या विश्वास है, जो विश्वास है ना वो। आई विश अब ये वाक्य देख लेना भाई, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। अब वो ये कह रहा है काश मेरी ये इच्छा हो, मेरी इच्छा ये है कि काश मैं उसका जो विश्वास है उसको कायम रख सकूं, ये मेरी इच्छा है भाई, दिल से इच्छा करी उसने कि क्या विश्वास जो है ना इस विश्वास की इच्छा मैं रख सकूं। इसके बाद में स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड क्या विश्वास दिखाया उसने, वो भगवान के साथ पत्राचार कर रहा है भाई। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्राचार। ये पत्राचार क्या होता है, पत्र लिखना एक दूसरे को, वो होता है पत्राचार। तो ये था, ये पैराग्राफ हो जाता है। इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उसके बारे में लोग बात करते हैं। What did he write on the envelope? लिफाफे पे उसने क्या लिखा, तो शुरू में लिखा है he wrote God, क्या लिखा to God on the envelope, बस इतना ही होता है आंसर। तो वो अपना दिमाग नहीं लगाना है, इसका आंसर करना है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन क्या आता है what did he place on the envelope, उसने लिफाफे पे क्या चिपकाया क्या रखा, तो उसने स्टाम्प ये रखा। ये क्वेश्चन हो जाएगा है ना, तो ये क्वेश्चन आपको बनाना है आंसर। ही प्लेस्ड
एंड स्टाम्प ए स्टाम्प ऑन द एनवेलप या लेटर, ये दोनों एक ही बात है भाई, है ना, ध्यान में रखना। इसके बाद में हु वाज एमेबल फेलो, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था अभी। द पोस्ट मास्टर एमेबल फेलो, इसका मतलब केवल पोस्ट मास्टर हु से शुरू हो रखा है, हु से शुरू हो रखा है, तो इसका मतलब है हु से अगर आपके पास प्रश्न शुरू हो रखा है तो उसका आंसर आपको एक ही शब्द में देना है, वो भी व्यक्ति का नाम। अब आ जाएगा समझ में, हाँ गुरुजी आपको समझ में, वेरी गुड। अब बात करते हैं सिनोनिम ऑफ जेंटल। जेंटल का मतलब होता है मिलनसार, भद्र, अच्छा, पुरुष जिसको अपन कहते हैं। तो अभी मैंने एक बताया था, क्या शब्द बताया था, एमेबल। तो ये जो वोके पार्ट है ना, इनको आपको ध्यान में रखना है। जेंटल का मतलब होता है सभ्य पुरुष जिसको अपन कहते हैं, एमेबल का मतलब मिलनसार या सभ्य पुरुष दोनों से लिया जाता है। तो ये आपको शब्द है वो ध्यान में रखना है, ये इसका सिनोनिम्स होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के बारे में। नेक्स्ट बात करें सो, यहां से शुरू करते हैं। ये क्या दिया हुआ है, हाँ, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। अब इस संदर्भ में क्या है कि जो लेखक है, लेखक कौन है यहाँ पे, ध्यान में रखना मेरी बात, लेखक कौन है यहाँ पे, लेखक यहाँ पे अपने पास लेंचो है। क्यों है ले, हाँ, क्योंकि भगवान को पत्र उसी ने तो लिखा है, लेंचो, फेथ इन गॉड, यानी लेखक का विश्वास भगवान के रूप में नहीं तोड़ने के लिए, नहीं हिलाने के लिए, डगमगाने के लिए। से का मतलब होता है डगमगाना। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक बड़ा ही शानदार विचार दिमाग में आया। पोस्ट मास्टर एमेबल फेलो, आंसर द लेटर, उसके मन में विचार आया कि इस लेटर का उत्तर देना, भाई उत्तर देना है। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने देखा, खोला भाई लेटर, अब लिफाफे में था, जब उसने उसको खोला, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill। पता है वो क्या था, वो जब उसने ये सोचा कि भाई शायद कोई सहायता ऐसे अपने पास कोई अच्छी इच्छा होगी, वही मांगता होगा, तो उसने सोचा ऐसा होगा, लेकिन वो अपने पास इच्छा के अलावा कुछ और था। क्या था, इंक एंड पेपर, गुडविल, इंक एंड पेपर के अलावा कुछ था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन जब उसने ये देखा कि भाई अब तो उसने प्रण ले लिया, भाई अब तो ऐसा विश्वास तोड़ना ही नहीं है उसका भगवान में, तो फिर उसने अपने दृढ़ निश्चय को कायम रखा। स्टेप टू का मतलब होता है चिपक जाना, चिपकना का मतलब अब विचारों से चिपकना नहीं होता, दृढ़ निश्चय से, दृढ़ निश्चय पे रुके रहना। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, ये क्वेश्चन भी आया कर है, उसने अपने कर्मचारियों से भी पूछा भाई धन के लिए। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का हिस्सा दिया भाई। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity, और एक्ट ऑफ चैरिटी यानी दान के कर्म में उसके कई दोस्त भी तैयार हो गए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसो, भाई उसके लिए भी उस जमाने में 100 पेसोस बहुत ज्यादा थे भाई, उनकी अपनी करेंसी है। मैं बात करूं अपने 1980 के पास की बात करूं या 1970s की बात करूं, तो वहां पे अपने 100 रुपए बहुत बड़े थे, है ना, उस समय की बात है। ये तो अपने पास मैक्सिको रिवॉल्यूशन के दौरान लिखा गया था, तो उस समय ये बहुत बड़ी रकम थी। तो ये अकेले व्यक्ति के लिए बड़ी ऐसे अकेला संभव नहीं कर सकता था, वो अकेला नहीं दे सकता था, कहां से देगा, तो अकेले की बस की बात नहीं थी। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो वो क्या है अपने पास हाफ पैसों, यानी 100 पेसोस थे, तो हाफ का मतलब कितने हो गए 50, इनसे थोड़ा ज्यादा, मोर देन हाफ यानी हाफ से ज्यादा भेजने में वो सफल हो पाया भाई। उसने ना इधर उधर से की और बाद में अपने पास पैसे भेज देता है, लेकिन कंप्लीट नहीं, 100 पेसोस नहीं भेज पाता है। अब ही पुट द मनी, उसने पैसे रखे इन एन एनवेलप, अपने लिफाफे में लिखे, एड्रेस्ड टू लेंचो एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। उसने उस लिफाफे में पैसे रखे और एक पत्र लिखा, पत्र में केवल कुछ नहीं लिखा, एक सिग्नेचर किया गॉड के नाम से और कुछ नहीं लिखा। ये आ जाता आपके पास पैराग्राफ कंप्लीट। अब इसे जो आपने पढ़े ना पिछले क्वेश्चंस करे थे, उनके बाद में 3 क्वेश्चन और आते हैं, आपकी इस बुक में है ये जो चैप्टर है उसमें से। तो क्या है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, ये आ जाएगा। व्हाट डिड ही डू, दूसरा है हु रीड द लेटर और व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देयर। ये 3 क्वेश्चन है, इनके अपन पहले आंसर पढ़ेंगे, उसके बाद आगे वाला हिस्सा है वो पढ़ेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन है वो जो मैंने बता दिया, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, किसमें और क्या विश्वास था लेंचो का। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है भाई। लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो का विश्वास था भगवान में। आ गया पहला प्रश्न। ही बिलीव दैट गॉड्स आईज सी एवरीथिंग, वो ये विश्वास करता था कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती है, सब कुछ। आई थी, पढ़ी थी अपन ये बात। इवन व्हाट इज देयर इन वंस कंसर्न्स, वो ये भी देख लेता है कि एक के मन में क्या चल रहा है, यानी व्यक्ति के मन में जो चल रहा होता है उसको भी भगवान देख लेता है। ये उसको भरोसा था। किसको था? लेंचो का। He wrote concerns का मैंने आपको बता दिया था पहले। He wrote a letter to God, उसने क्या किया? उसने पत्र लिखा to God saying that he needed 100 pesos to sow his fields again। वो अपने पास भगवान को पत्र लिखता है, क्या लिखता है कि उसे 100 पैसोस की आवश्यकता है अपने खेतों को दोबारा बीजने के लिए। मैंने ये शब्द बता दिया पहले। 100 का मतलब बीजना या बोना होता है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन। अब जब पोस्टमास्टर ने अभी पढ़ के आए हैं, इससे पीछे वाले पैराग्राफ में पढ़े थे अभी, उसने क्या किया फिर जब अपनी बात आई थी तो उसने क्या किया भाई, ये देखो। The postmaster touched by the letter from लेंचो, उस पत्र से बड़ा छू गया भाई, प्रभावित हुआ। टच का मतलब होता है छूना, लेकिन यहाँ पे अपने पास प्रभावित बता देता हूं मैं, प्रभावित हुआ। And his unshakable, unshakable का मतलब जिसको अपन अडिग, जिसको अपन कहते हैं अडिग, फिर उसका अडिग जो विश्वास था भगवान में। Decided to collect money to send back to लेंचो, उसने निश्चय किया कि वो पैसे इकट्ठा करेगा और लेंचो को वापस भेजेगा। उसने ये किया था। He asked her employees, उसने अपने कर्मचारियों से पूछा कि contribute and also gave a portion of his own salary। उसने अपने कर्मचारियों से भी पूछा भाई, अपने कार्मिक जो थे उनसे भी पूछता है और अपनी सैलरी से भी पैसे देता है। This money was then sent, उसके बाद में टू लेंचो, बाद में ये पैसे लेंचो के पास भेजे गए with a letter signed simply God, और उस लेटर पे साइन किए गए, साधारण सा भगवान का नाम लिख दिया गया और ये साइन करके भेज दिया गया। होता ही नहीं था, बिल्कुल ये हो जाता है। अब ये इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? हाँ, इसके बाद में क्वेश्चन नहीं, वो क्वेश्चन एक नहीं करवाया शायद मैंने। Who read the letter, ये क्वेश्चन है वो ज्यादा नहीं, बीच में अपने पास लेटर वो किसने पढ़ा, ये क्वेश्चन नहीं करवाया। दो ही प्रश्नों के उत्तर अपने किए हैं, तो वो दो जो प्रश्न इंपॉर्टेंट थे वो मैंने करवा दिए। बात करते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये आता है आपके पास नेक्स्ट पैराग्राफ। इसमें क्या है? ये है द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार लेंचो came a bit earlier than usual to ask if there was a letter from him for him। अगले संडे भाई वह बिल्कुल थोड़ा जल्दी गया और वहां पे पूछा क्या उसके लिए कोई पत्र है, ये पूछने के लिए वो लेंचो गया। लेंचो का विश्वास देखो, पत्र डालने के बाद में भी विश्वास है कि उसके लिए भगवान पत्र भेजेगा, ये विश्वास है, अडिग विश्वास। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who had performed a good deed, looked on from his office। अब जब अपने पास लेंचो ऑफिस पहुंचा तो पोस्टमैन ने अपने हाथों से उसको पत्र सौंपा भाई, वो लिफाफा सौंपा। और पोस्ट मास्टर क्या कर रहा था? अंदर से देख रहा था जो उसने अच्छा कार्य किया था, उस कार्य को देखने के लिए संतोषजनक तरीके से वहां पे खड़े होकर देख रहा था। अब बात देखो क्या होती है। देखो जो कभी कभी अच्छा करने के बाद में भी बुरा हो जाता है ना। कभी कभी देखना आप लोग, आप अच्छा पे अच्छा किए जा रहे हो, लेकिन फिर भी आपके साथ बुरा हो जाता है। ऐसा ही अपने इस कहानी में होने वाला है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। वहां क्या होता है? लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो को बिल्कुल हल्का सा भी सरप्राइज नहीं हुआ भाई, ऐसे लगा ही नहीं कि हल्का सा सरप्राइज नहीं दिखाया भाई पैसे मिलने के बाद में भी। स्लाइटेस्ट का मतलब होता है हल्का सा, छोटा सा, जिसको अपन कहते हैं, मैं हल्का सा लिख देता हूं, हल्का सा। स्लाइटेस्ट सरप्राइज आज तक नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका विश्वास था अपने पास भगवान में। और विश्वास देखो कितना गजब का है कि हाँ मेरे पास तो पैसे भेजेगा भगवान, इतना गजब का विश्वास। अब ये बात विश्वास की आ जाती है तो भाई मुझे भी बच्चे का कभी कभी पढ़ाते है ना, बच्चे बीच में पूछ लेते हैं गुरुजी थे भी मानोगे भगवान को नहीं मानो,
तो उनकी इस बात का जवाब देते हुए मैं क्या है कि अपने विकास सर हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर, उनकी बात बड़ी ऐसे मायने रखती है, बड़ी शानदार बात कही थी उन्होंने। वो बात मुझे याद आ जाती है इस बात पर कि भगवान में आप विश्वास करते हो कि नहीं करते हो। तो विकास दिव्य कीर्ति सर ने कहा कि मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि भगवान है कि नहीं है, और अगर है तो वो इतना समझदार जरूर होगा कि वो मेरा मूल्यांकन मेरे कर्मों से करेगा, ना कि इस बात से कि मैंने कितने घंटे उसकी भक्ति में गुजारे, तो फिर मैं भक्ति करूँ ही क्यों। ये बात उन्होंने कही, बहुत अच्छी बात कही। और अगर भगवान नहीं है तो फिर मुझे पूजा करनी क्यों है ना। तो बात वही आ जाती है कि भरोसा अपना अपना होता है, लेकिन बात तर्कशील होनी चाहिए। अब देखो अपनी बात करते हैं इसके बारे में। बट दैट ही बिकेम एंग्री व्हेन, अब बात अपनी वहां पे आ जाती है कि उसका विश्वास था कि भाई मैंने बीच में अपनी बात छेड़ दी, भाई कोई बात नहीं है, बात आ जाती है वो जब मेरे से पूछा जाता है। हाँ, तो बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन उसको बड़ा गुस्सा आया भाई लेंचो का। क्या आया कि भाई जब उसने पैसे गिने तो उसको गुस्सा आया। क्यों आया? क्योंकि गॉड काउंट कुड नॉट हाउ मेड अ मिस्टेक, तो क्योंकि उसको भरोसा था कि भगवान गलती कर ही नहीं सकता है, ये तो उसका विश्वास था। एंड नॉर कुड ही हाउ डिनाइड लेंचोज व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और वो लेंचो की उस मांग को भी अपने पास डिनाइड नहीं कर सकता है। डिनाइड का मतलब होता है अपने पास मना कर देना, जिसको अपन कहते हैं ठुकरा देना है, तो वो ठुकरा भी नहीं सकता है, मना भी नहीं कर सकता है जो लेंचो ने रिक्वेस्ट की थी इस बात से। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो क्या है, इमीडिएटली तुरंत ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो तुरंत खिड़की के पास गया टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, वो पेपर पूछता है और इंक पूछता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पोस्ट ऑफिस में ना टेबल रखी होती है जहां पे बैठ के जो लोग हैं वो लिख सकते हैं। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया भाई विद मच रिंकलिंग, ज्यादा अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए, रिंकलिंग यानी सलवटे लाते हुए चेहरे पे। ऑन हिज आईब्रो, अपने से कहते ना अपने आंखों की त्योरियां चढ़ा लेना, ऐसे चढ़ाते हुए। caused by the effort he had to make the express his ideas, और बिल्कुल ऐसे अपने गुस्से में जब लिखते हैं ना तो बिल्कुल ऐसे दबा दबा के लिखते हैं, ऐसे गुस्से में लिख रहा था वो। when he finished, जब उसने कंप्लीट कर लिया, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed it to the envelope with a blow of his fist, और उसने क्या किया, अपने वो टिकट ली और उस पे चिपका देता है अपनी फिस्ट यानी मुट्ठी से, और उसके बाद में वहां पे जाता है। That moment the letter fell into the mailbox, जैसे ही लेटर बॉक्स में उसने पत्र डाला, the postmaster went to open it, पोस्टमास्टर खुद गया उस लेटर को लेने के लिए। It said God, उसने लेटर में क्या लिखा था, God of the money that I asked for, जिस पैसे के लिए मैंने आपसे प्रार्थना की थी, पूछा था, कहा था, only 70 pesos reached me, केवल 70 पैसे मेरे पास पहुंचे। Send me the rest, मुझे ना बाकी भी भेजो आप। Since I need it very much, क्योंकि मुझे इसकी बड़ी आवश्यकता है। But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks, लेंचो। और उसने क्या कहा, उसने कहा कि आप इसके अब की बार पैसे भेजो तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना। क्यों नहीं भेजना? क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो धोखेबाज हैं। तो ये रहा बंच ऑफ क्रूक, यानी धोखेबाजों का एक समूह है। तो देख लो फिर अच्छाई का नतीजा क्या हुआ, यानी अच्छाई करते करते भी बुरा हो जाता है। यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। मुझे लगता है चैप्टर में आनंद आया और मजा आया होगा। अभी देखो क्वेश्चन सॉल्व करवाने ऐसे नहीं रहे, अभी कहाँ छोड़ने वाला हूँ, है ना। क्वेश्चंस बहुत है आप लोगों के पास। ये तो आप लोगों के पास चैप्टर वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको मैंने यहाँ पे करवा रखे हैं। इसके अलावा एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने करवाए हैं, आप लोगों को करने हैं आपको। क्या है पहला क्वेश्चन, Was लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड a letter for him with money in it? क्या लेंचो को ऐसा आश्चर्य हुआ था कि भाई भगवान के पास से उसके पास लेटर है और उसमें पैसे भी आए? क्या हुआ था? नहीं हुआ था। नो, बिल्कुल नहीं हुआ था। लेंचो हैड ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड, लेंचो को बहुत ही तगड़ा विश्वास था भगवान में। एंड हैड रिटन ए लेटर आस्किंग फॉर 100 pesos, और उसने लेटर लिखा था 100 pesos की मांग करते हुए। हेल्प हिम आफ्टर हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड बाय हेल, जब ओलावृष्टि से उसकी फसल नष्ट हो गई तो उसने भगवान को 100 pesos के लिए पत्र लिखा था। ही एक्सपेक्टेड गॉड टू सेंड him the money. This is because he wasn't surprised to find the letter with the requested amount.
भगवान को इस विश्वास में उसने लिखा था कि उसने प्रार्थना की है, इस विश्वास में उसे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान उसको क्या लेटर भी मिल सकता, पैसे भी मिल सकते हैं। मिलने के बाद भी उसको क्या आश्चर्य नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड हिम एंग्री, उससे गुस्सा किस बात का आया भाई? अभी लास्ट में पढ़े थे ना, गुस्सा उसने त्योरिया चढ़ा ली बिल्कुल ऐसे गुस्से में। लेंचोज बिकेम, ये लेंचो यहाँ पे लेंचोज नहीं है, लेंचो बिकेम, ये एस नहीं है, लेंचो बिकेम एंग्री बिकॉज, लेंचो गुस्सा हुआ क्योंकि he found only 70 pesos, उसको केवल 70 पैसे मिले थे, पेसोज मिले थे, instead of that 100, 100 पेसोज के बजाय उसे 70 पेसोज मिले थे। he requested from God, जो कि उसने भगवान से प्रार्थना की थी, तो भगवान तो गलती कर ही नहीं सकता, ये तो उसका विश्वास था। he was furious, वो बड़ा क्रोधित हुआ, furious का मतलब होता है क्रोधित, क्रोधित, and he had great faith, और उसका बड़ा विश्वास था that God couldn't mistake, भगवान गलती नहीं कर सकता है, ये विश्वास था। he believed, वो उसे विश्वास करता था that the post office employees had stolen the remaining 30 pesos, उसको ये विश्वास हुआ कि भाई मेरे जो 30 पेसोज हैं बकाया वो किसने चुरा लिए, वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने चुरा लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में, जो अपने पास एडिशनल क्वेश्चंस बनते हैं वो ये हैं, इनके बारे में देखो बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पहला प्रश्न, पोस्टमास्टर लेंचो को पैसे क्यों भेजता है, 100 पेसोज क्यों भेजता है या 70 पेसोज? देखते हैं, द पोस्टमास्टर सेंट मनी, पोस्टमास्टर पैसे भेजता है टू लेंचो, लेंचो को, टू प्रिजर्व हिज फेथ इन गॉड, वो ये चाहता था कि भगवान में उसका भरोसा सुरक्षित रहे। अब समझिए, मैं कह रहा हूं कि अगर भगवान मुझे पैसे भेजते हैं तो मेरा भगवान में भरोसा रहेगा, और कोई ये चाहता है कि भगवान में इसका भरोसा नहीं टूटे, तो पोस्टमास्टर यही चाहता था कि उसका भरोसा भगवान में सुरक्षित रहे, रुका रहे, टूटे ना। इसलिए आफ्टर रीडिंग लेंचोस लेटर टू गॉड, कब सोचा उसने ये, उसने सोचा जब उसने लेंचो का लेटर पढ़ा भगवान के लिए, द पोस्टमास्टर वाज मूव्ड बाय हिज स्ट्रॉन्ग फेथ एंड, यानी मूव्ड बाय हिज फेथ इन एंड, यानी भगवान में इतना भरोसा देखकर वो बिल्कुल ऐसे डगमगाया, बिल्कुल ऐसे रखना चाहता था उसका विश्वास। डिस्परेट सिचुएशन, इस निराशाजनक परिस्थिति को देखकर, he wanted to help लेंचो without shattering his belief in God, वह बिना लड़खड़ाए, यानी लेंचो का विश्वास बिना तोड़े हुए, लड़खड़ाते हुए उसकी सहायता करना चाहता था। So he collected money from his employees, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठे किए भाई, है ना, मैंने बता दिया ये लेसन में, and friends, अपने दोस्तों से, and sent it to him, और उसने उसको भेज दिया, signed God to reinforce the idea that God had answered लेंचो's prayers, और उसने भगवान के सिग्नेचर इसलिए किए ताकि ये उसे लेंचो को विश्वास हो जाए कि हाँ मेरे पास भगवान से ही पत्र आया है। इस बात के लिए उसने भगवान के साइन किए थे। क्वेश्चन भी आने वाला है, ये रहा, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, जो इस बात में ना, इसके आंसर में वही बात अपन यहाँ पे दोहराने वाले हैं, बस इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया अपन ने। देखो क्या है, ये है द पोस्टमास्टर साइंस द लेटर गॉड, पोस्टमास्टर लेटर पे भगवान के साइन करता है, बिकॉज क्यों, he wants to preserve लेंचो's faith, strong faith in God, क्योंकि वो सुरक्षित रखना चाहता था लेंचो का भरोसा भगवान में, इसलिए लिखता है he doesn't want to disappoint लेंचो और make him lose faith after believing God sent him the money, वह ये चाहता था कि उसका भरोसा उसमें टिका रहे, नहीं तो वो निराश नहीं करना चाहता था कि मेरे पास पैसे वो भगवान से नहीं आए हैं, ये नहीं चाहता था पोस्टमास्टर। बाय साइनिंग गॉड, भगवान के साइन करते हुए द पोस्टमास्टर प्रिटेंड, उसने ये बहाना किया भाई, ये दिखाया कि टू बी आंसरिंग लेंचो's लेटर डायरेक्टली, वो ये दिखाना चाहता था कि लेंचो के लेटर का जवाब है वो डायरेक्टली भगवान से आया है, इसीलिए वो अपने भगवान के साइन करता है। तो ये अपने पास है, आपको देख लेना है, करने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो ये क्वेश्चन आता भाई, व्हाट इंप्रेशन डू यू फ्रॉम ऑफ द पोस्टमास्टर आफ्टर रीडिंग द स्टोरी एंड लेटर टू गॉड, आप पे क्या प्रभाव पड़ता है एक पोस्टमास्टर के उस नजरिए से जो कहानी पढ़ते हो उससे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो नहीं लगा, लेकिन मुझे लगा करवा देना चाहिए भाई, कभी कभी पूछ लेता है। देखते हैं क्या है, द पोस्टमास्टर वाज ए काइंड जनरस हेल्पफुल अमेबल एंड गॉड फियरिंग मैन, ये उस अपने पोस्टमास्टर की पहचान है। ही वाज जनरस, उदार था ही वो,
जनरस का मतलब उदार होता है। एज ही हेल्प लेंचोस विद 70 पेसोस, उसने 70 पेसोस से सहायता भी की, बिल्कुल अच्छी बात। ही आल्सो रोट ए रिप्लाई टू लेंचोस लेटर इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज फेथ इन गॉड, और वो ये अपने पास भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए उसको लेटर भी लिखता है। तो ये अपने पास हो जाता है इसका। नेक्स्ट है ये, व्हाई वाज लेंचो एंग्री, लेंचो गुस्सा क्यों था, व्हाट डिड ही डू, लेंचो गुस्सा भी होता है, याद है अभी। लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड, लेंचो का भरोसा था भगवान में गहरा, एंड हिम्स, और इसलिए रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पेसोस, इसलिए वो 100 पेसोस के लिए पत्र भी लिखता है। बट व्हेन ही रिसीव, जब उसको मिले 70 पेसोस इन स्टेड ऑफ 100, जब उसे 100 पेसोस के बजाय 170 पेसोस मिले, ही वाज एंग्री, वो गुस्सा हुआ भाई, कारण पता चल गया। ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, उसने इसका बाद में उसने भगवान को दूसरा पत्र लिखा, आस्किंग हिम टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी, बकाया पैसे भेजने के लिए भगवान को पत्र लिखा, बट नॉट थ्रू द पोस्ट ऑफिस एज दे वर ए बंच ऑफ प्रूफ, वो ये बात अपने पास आ जाती है क्या कि भाई वो भगवान पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं मंगवाना चाहता था, क्यों, क्योंकि वो अपने पास क्या थे, वो बंच ऑफ क्रूक्स थे, धोखेबाजों का एक समूह था, ये कहना चाहता था। तो ये होता है अपने पास क्वेश्चंस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वर लेंचो एंड हिज फैमिली इन डिस्ट्रेस, ये तो क्वेश्चन ज्यादा ऐसे टफ नहीं है भाई, क्या है, वो अपने पास निराश क्यों थे परिवार और लेंचो, तो ये तो आ जाता है। लेंचोस क्रॉप्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, लेंचो की जो फसल थी वो पूर्णतः नष्ट हो गई थी भाई, किसके द्वारा, हेल्स के द्वारा, बाय हेलस्टॉर्म्स, यानी ये रहा हेलस्टॉर्म जो थे ओलावृष्टि जो हो रही थी। ही फियर्ड दैट ही एंड हिज फैमिली वुड गो हंग्री, उसे इस बात का डर था कि वो भूखे मर जाएंगे, तो ये अपने पास आ जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द रेनड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड व्हाई, क्वेश्चन वही आ गया जो मैंने बताया था शुरू में, बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई और क्यों की गई। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, आंसर यही है। यह भी आ सकता है, व्हाई डिड लेंचो से रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स, ये देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, आंसर यही रहने वाला है ना। देखो मेरे पास मैंने दोनों बता दिए, क्वेश्चन किसी भी तरीके से हो सकता है, तो आंसर यही रखना है। कॉइन्स की बात आ जाए, क्यों कहा, तो आंसर यही करना है, किसी भी तरीके से हो। देखो इट स्टार्ट्स रेनिंग, जब बारिश शुरू हुई, लेंचो इज वेरी हैप्पी, लेंचो बड़ा खुश है। ही कंपेयर्स द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन टू 10 सेंट, बड़ी बारिश की बूंदें थी उनको 10 सेंट से कंपेयर करता है, याद होगा मैंने बताया, पीस, एंड द लिटिल वंस टू 5 सेंट्स, और ये 5 पैसों के बराबर करी थी, 5 पैसों के। लेंचो नीड्स रेन फॉर ए गुड हार्वेस्ट, लेंचो को बारिश की आवश्यकता थी, किस लिए, अच्छी फसल के लिए। इफ ही हैज गुड क्रॉप्स, अगर उसके पास अच्छी फसल हो जाती है, he will get money, उसको पैसा मिलेगा। that is why he compares to the raindrops to coins, इसीलिए वो कंपेयर करता है अपनी बारिश की बूंदों को coins से, यानी कहने मतलब अच्छी फसल होगी तो अच्छे पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो सिक्के मिल रहे हैं, इसीलिए वो ऐसा कहता है। मेरे हिसाब से क्वेश्चंस हो गए शायद कंप्लीट, नहीं अभी और भी है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है बड़े वाले क्वेश्चंस, इनको भी ध्यान से समझना आप लोगों को। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वो दिया व्हाई वर द रेनड्रॉप्स लाइक न्यू कॉइन्स एंड फॉर लेंचो, ये क्वेश्चन अभी आया है। अगर वो शॉर्ट टाइप आता है तो आपको ये करना है, यानी 2 नंबर का आता है तो ये करना है। अगर वो आप लोगों के पास 4 नंबर का या 3 नंबर का आता है तो ये करना है। समझ में आ गया होगा बात? हाँ गुरुजी आ गई, मेरी बात तो समझ में आनी चाहिए, नहीं आया तो पार करना पड़ेगी। हाँ पढ़ते हैं, देखो आंसर इसका। लेंचो हैड बीन इम्पेशेंटली वेटिंग फॉर द रेन, बिल्कुल अधीर होकर, बिल्कुल ऐसे उत्सुकता पूर्वक है ना बारिश का इंतजार कर रहा था लेंचो, याद हो तो यही बात मैंने लिखी है। द अर्थ नीडेड ए डाउनपोर, यानी रेन सोवर, यानी कहने डाउनपोर का मतलब बारिश से लिया गया है। अपने पास पृथ्वी को आवश्यकता थी किसकी, बूंदों की, बारिश की बूंदों की, इमीडिएटली तुरंत। एटलीस्ट कम से कम ए सोवर वाज नेसेसरी टू सेव द क्रॉप्स, अगर अपन बात करें कम से कम तो बारिश की बूंदें यानी ट्रिम झिम जिसको अपन कहते हैं, सोवर जिसको कहते हैं, वो आवश्यक थी फसलों के लिए। फॉर्चुनेटली फॉर लेंचो, भाग्य से लेंचो के लिए, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ द क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, तो उत्तर पूर्व की तरफ बड़े बड़े पहाड़ों जैसे बादल वो पहुंचते हुए दिखाई दे रहे थे। बिग ड्रॉप्स ऑफ द रेन बिगन
टू फॉल, जब बारिश की बड़ी बूंदें गिरने लगी, एवरी ड्रॉप वाज प्रीशियस फॉर द फील्ड्स एंड द क्रॉप्स, प्रत्येक बूंद खेतों के लिए और फसल के लिए बड़ी शानदार, बड़ी उपयोगी थी। द बिगर ड्रॉप्स वर वर्थ 10 cents pieces and the little ones 5 यानी बड़ी बूंदों को उन्होंने 10 सेंट्स के बराबर कंपेयर कर देता है और छोटी बूंदों को 5 सेंट्स के बराबर कंपेयर कर देता है। ये थी भाई। और इसमें अगर आप थोड़ा बहुत और ऐड करना चाहो तो आप अपनी तरफ से ये भी ऐड कर सकते हो, है ना, वो भी एक ही बात है। अब बात करते हैं क्वेश्चन आ जाता है भाई, कभी कभी आ जाता है, शायद की बार नहीं आया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का चरित्र चित्रण करना है, उसके चरित्र के बारे में बताना है। अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, बहुत अच्छी बात है। मैंने बताया था वो लेंचो वाज एन ओक्स ऑफ मैन, यानी इंसानों का बैल था वो, इसका मतलब बहुत ही मेहनती था। ए लेबर, मेहनती, वर्क हार्ड, यानी करने का मतलब कठिन मेहनती। लाइक एन ओक्स, ओक्स की तरह, बैल की तरह। ही हैड गुड नॉलेज ऑफ फार्मिंग, उसे खेती का भी बड़ा नॉलेज था, ज्ञान था। न्यू हिज क्रॉप्स नीडेड ए डाउनपोर, और उसे ये भी पता था कि उसकी फसल को आवश्यकता है बारिश की। ही वाज ए सिंपल एंड इनोसेंट फार्मर, एक साधारण सा बिल्कुल बेगुनाह, जिसको अपन कहते हैं इनोसेंट, जिसको कहते हैं ना भोला भाला, जिसको अपन कहते हैं, वो फार्मर था, किसान था। ही कुड नॉट रीजन आउट थिंग्स, वो अपने पास बातों को कारण नहीं खोजता था। बातों का कारण खोजने का मतलब ऐसे नहीं सोचता था कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं सोचता था वो। He blamed the post office employees, उसने ब्लेम कर दिया भाई पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइयों को, कर्मचारियों को, फॉर चीटिंग हिम ऑफ 30 pesos, उसने 30 pesos के लिए उस कर्मचारियों पे क्या लगा दिया, ब्लेम लगा दिया, दोष लगा दिया। Call them a bunch of crooks, जो कि उसे क्या कहता है, bunch of crooks कहता है। But लेंचो was a caring हेड ऑफ द फैमिली, लेकिन लेंचो अपने परिवार की देखभाल करने वाला व्यक्ति था भाई। हाँ, ये तो बात थी, उसमें परिवार के लिए तो करता सब कुछ। He got sad and worried that his family would have to suffer from starvation due to the destruction of crops, और उसे इस बात की भी चिंता होती है कि उसका जो परिवार है वो भूख से मरने वाला है। क्यों? क्योंकि उसकी फसलें नष्ट हो चुकी थी। तो ये हो जाता है लेंचो का चरित्र चित्रण, और यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है बिल्कुल। और सारी बातें मैंने यहाँ पे आप लोगों को करवा दी है, यानी ऐसा कोई प्रश्न नहीं छोड़ा, ऐसा कोई पैराग्राफ नहीं है जिसमें से मैंने आप लोगों को प्रश्न नहीं करवाए हैं। अगर आप लोग ये चैप्टर कंप्लीट देख के आए हो तो इस लेसन से आपके पास कोई ऐसा प्रश्न नहीं छोड़ा गया है जो एग्जाम में आ सकता है क्या, इन क्वेश्चंस के अलावा नहीं आने वाला है, ये तो गारंटीड है। तो इस आप लोग यहाँ तक देखते आए हो, अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो इस चैप्टर को आपको अपनी नोटबुक में बिल्कुल लिखना है, नोट कर लेना है, ताकि बारंबार आपको ये चैप्टर देखना ना पड़े। समस्या है तो आप इस चैप्टर को देख सकते हो, अन्यथा आप अपने नोटबुक में ये क्वेश्चन आंसर है वो कर लेना, पैराग्राफ जो मैंने करवाए हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स कर लेना। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे अपना नेक्स्ट चैप्टर लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।